वेलकम बैक दोस्तों। यार सच बताऊं, आप सबका प्यार और सपोर्ट देखकर जेन्युइनली दिल खुश हो जाता है। आपका हर एक लाइक और कमेंट मेरे लिए फ्यूल का काम करता है। वैसे आप लोग रोज वीडियो देखने आ जाते हो, इसका मतलब वीडियो थोड़ी तो अच्छी बना ही रहा हूं, है ना? और हाँ, जो लोग बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देखते हैं ना, भगवान करे उनका वाईफाई एकदम स्लो हो जाए। चलो, अब बहुत हो गई बातें, सीधा वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको मजा आएगा। चैप्टर 1071 हॉल ऑफ ट्रूथ। 200 मीटर से अधिक लंबे ग्रेश व्हाइट ग्रैंड पैलेस के सामने कुछ मोटे पत्थर के खंभे थे जो उससे थोड़े छोटे थे, जैसे कि वे वहां ध्यान से खड़े सैनिकों का एक दास्तां हो। क्लाइन कल्पना कर सकता था कि जब सिटी ऑफ मिरेकल्स लिवसीड अभी भी हवा में तैर रहा था, तो इन पत्थर के स्तंभों पर निश्चित रूप से शक्तिशाली ड्रैगन्स दुबके हुए होंगे। ये एंशिएंट गॉड के सेवक दा। उसने तब खुले दरवाजे की ओर देखा और लियोनार्ड और ऑड्रे से कहा, मेरे करीब रहो। एक बार दुर्घटना होने पर मैं तुम्हें तुरंत पुस्तक की दुनिया से बाहर निकाल दूंगा और सीधे ग्रे फोक के ऊपर लौट आऊंगा। यही मुख्य कारण था कि क्लाइन ने क्षेत्र का पता लगाने की हिम्मत की। ठीक है, ऑड्रे और लियोनार्ड ने एक बहादुर मोर्चा लगाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वे क्लाइन की ओर चले गए और उसके साथ चले। अपने स्पिरिट बॉडीज की उड़ान क्षमता पर भरोसा करते हुए तीनों ने सीढ़ियों को पार किया और अतिरंजीत और शानदार दरवाजे के माध्यम से महल में प्रवेश किया। पहली चीज जो उन्होंने देखी वो एक विस्तृत स्थान था जो कई ड्रैगन्स के लिए स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए पर्याप्त था। साथ ही साथ प्राचीन पत्थर के खंभे जो आकाश को सहारा देते दी इदा। हॉल के दोनों किनारों पर रंगीन और सुंदर भित्ति चित्र द। वे आगे बढ़ते रहे और कई बाँ फैलाव जितने चौड़े एक विशाल स्तंभ के साथ आपस में जुड़ते रहे। विशाल स्तंभ उनके ठीक सामने हॉल के सबसे गहरे रिसेस में था। किसी और चीज पर भरोसा किए बिना केवल स्तंभ ही लोगों को डर की एक मजबूत भावना महसूस करने और उन्हें समय के उतार चढ़ाव का अनुभव करने के लिए पर्याप्त था। ये एक जीवाश्म देवता की तरह था। लगभग तुरंत स्तंभ पर एक ग्रेश व्हाइट आकृति दिखाई दी। आकृति स्केल्स में ढकी हुई थी और हर स्केल एक मजबूत पत्थर की पटिया जैसा दिखता था। आकृति की बस धुंधली रूपरेखा इसे महाकाव्य बनाती थी। ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन एंकोवेल्ट। जैसे ही ये विचार क्लाइन के दिमाग में आया, उसने विशाल हॉल में एक अजीब तरह से परिचित आवाज गूंजते हुए सुनी, ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन एंकेवेल्ट। जैसे ही क्लाइन ने आश्चर्य में चारों ओर देखा, उसने लियोनार्ड को भावनात्मक रूप से आह भरते हुए सुना। गहरी हवा ने उसके चारों ओर सुना जब वो सवार हुआ, और सभी कम हवा ने शायद ही डर के लिए सांस ली। इस साथी के पास अभी भी कविता सुनने का मूड है। मुझे आश्चर्य है कि वो किसकी कविता सुना रहा है। क्लाइन लियोनार्ड को देखने के लिए मुड़ा। फिर उसने एक गूंज सुनी, इस साथी के पास अभी भी कविता सुनने का मूड है। मुझे आश्चर्य है कि वो किसकी कविता सुना रहा है। इस पल लियोनार्ड की अभिव्यक्ति सदमे में से एक थी। उसने अपना मुंह कसकर बैंड कर लिया और इनकार में अपना सिर हिलाया। लेकिन अगले सेकंड उसके बगल में एक आवाज गूंजी, मैंने कुछ भी नहीं सुनाया। क्या हो रहा है? अजीब। उसी पाल क्लाइन के पास ये विचार था। यूज एहसास हुआ कि अजीब तरह से परिचित आवाज उसकी थी। जैसे ही ये फिर से गूंजता रहा, अन्य विचारों को दोहराते हुए जो क्लाइन के दिमाग में आए। फिर ऑड्रे की कोमल और बड़बड़ाती आवाज गूंजी, ये हॉल हमारे विचारों को हमारे परिवेश में खुद को प्रस्तुत करने में सक्षम है और उन्हें कॉन्जुगेटिंग करने में भी सक्षम है। जब मैंने अभी यूएस विशाल स्तंभ को देखा, तो मेन कल्पना कर रही थी कि ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन एंकेवेल्ट कैसा दिखता था। ये यूएस माइंड ड्रैगन के खाके पर आधारित था जिसे मैंने पहले देखा था। मैं जो कुछ भी कह रही हूं वो क्यों है नहीं, वास्तव में हॉल इसे व्यक्त करता है। तो बात ऐसी है। सौभाग्य से मैंने अभी कुछ भी अजीब नहीं सोचा। हाँ, मेरे विचारों पर लगाम लगाओ, मेरे विचारों पर लगाम लगाओ। क्लाइन ने अपने दिमाग को केंद्रित करने के लिए कॉजिटेशन का उपयोग करना शुरू कर दिया और अपनी कल्पना को जंगली नहीं होने दिया। उसी समय संबंधित शब्द उसके चारों ओर लगभग सिंक में गूंज रहे थे। मेरे विचारों पर लगाम लगाओ, मेरे विचारों पर लगाम लगाओ। तो मिस्टर वर्ल्ड की आंतरिक दुनिया ऐसी है। वो यूएस बच्चे की तरह है जिसने अभी स्कूल शुरू किया है, लगातार अन्य मामलों पर जोर दे रहा है जिन पर उस ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा उसके कॉजिटेशन की छवि वास्तव में गोलाकार रोशनी की परतें हैं। ये बहुत सुंदर है। नहीं, नहीं, मैं इसके बारे में नहीं सोच रही हूँ। मैं आपको इस तरह वर्णित नहीं कर रही हूँ। मिस्टर वर्ल्ड, मैं गंभीर हूँ। कैरेट विचार दिखाई देते रहे, क्योंकि वो आखिरकार अपने होठों को सिकोड़ने में मदद नहीं कर सकी। लियोनार्ड के लिए उसके चारों ओर की आवाजें पहले से ही हाहा के साथ गूंज रही थीं। ये दो साथी। नहीं, मैं साथी का उपयोग क्यों कर रहा हूं? विनम्र बानो, अधिक विनम्र बानो।
जैसे ही क्लाइन ने अपने विचारों को सुना, उसने लाचारी में आह भरी। ये जगह ट्रूथ और डेयर खेलने के लिए बहुत उपयुक्त है। शायद इसे हॉल ऑफ ट्रूथ कहा जाना चाहिए। वो कौन सा खेल है? ऑड्री को अपने संदेह व्यक्त करने के लिए अपना मुंह खोलने की आवश्यकता नहीं थी। ये शायद एम्परर रोजेल द्वारा आविष्कार किया गया था। मुझे सावधान रहना होगा कि मैं बेतुकी चीजों के बारे में ना सोचूं। गंभीरता से कॉजिटेशन के उपयोग के बिना यादृच्छिक विचारों पर लगाम लगाना बहुत मुश्किल है। जैसे ही क्लाइन ने उत्तर दिया, उसने आदतन खुद को चेतावनी दी, केवल हॉल को बेरहमी से उस फिर से धोखा देने के लिए। इस बार ऑड्रे हंसी और कहा, हाहा, मिस्टर वर्ल्ड का वास्तव में उनके लिए ऐसा पक्ष है। मैं वास्तव में अतीत में इसे पढ़ने में विफल रही। हा, ये सोचने के लिए कि तुम ऐसे दिन का अनुभव कर रहे हो क्लाइन। नहीं, मैंने क्या कहा? लेनर्ड ने अचानक अपना दाहिना हाथ उठाया और अपना मुंह ढांक लिया। आश्चर्यजनक रूप से उसने मिस जस्टिस का प्रश्न सुना। क्लाइन? और एक निश्चित किसी की शिकायत। शायद केवल उन्हें मैरियोनेट्स में बदलने से हाई इन साथियों को जंगली विचार रखने से रोका जा सकता है। रुको, मैं क्या सोच रहा था? फ्यू, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्लाइन ने एक गहरी सांस ली और अपना ध्यान मामले पर ही केंद्रित करना शुरू कर दिया। चलो देखते हैं इनकी भित्ति चित्र क्या वर्णन करते हैं। प्राचीन समय में भित्ति चित्र यादों को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण तरीके दी। उनमें अक्सर बहुत सारी जानकारी होती है। उसी समय जब उसने सुझाव दिया, उसने ऑड्रे के आंतरिक विचारों को हंसते और सोचते हुए सुना। क्लाइन, क्या ये मिस्टर वर्ल्ड का असली नाम है? नहीं, नहीं, इसके बारे में बहुत अधिक मत सोचो। मिस्टर वर्ल्ड नाराज होंगे। नहीं, मुझे लगता है कि उसके लिए शर्मिंदा महसूस करने की अधिक संभावना है। नहीं, नहीं, ये सब लिए की गलती है। मिस्टर वर्ल्ड, कृपया मुझ पर विश्वास करें। फ्यू, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। फोकस, फोकस। अपनी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करने के लिए स्पेक्टेटर पाथवे की क्षमता का उपयोग करते हुए ऑड्रे ने धीरे धीरे अपने विचारों पर लगाम लगाई और दाई और भित्ति चित्र पर अपनी नजर डाली। उनकी तुलना में लियोनार्ड की अपने दिमाग को नियंत्रित करने की क्षमता थोड़ी कमजोर थी। अभी भी उसके चारों ओर बहुत सारे यादृच्छिक विचार गूंज रहे थे। मैरियोनेट्स में बदलना, क्या ये साथी अब इतना खतरनाक है? टीएसके, तो यही वास्तव में तुम्हारे दिमाग में है। हाहा, मिस जस्टिस की प्रतिक्रिया बहुत दिलचस्प है। मैंने यूएस साथी को लंबे समय से ऐसी शर्मनाक स्थिति में नहीं देखा है। जब क्लाइन और ऑड्रे ने गंभीरता से भित्ति चित्रों को देखना शुरू किया और अपने दिलों में हलचल के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे थे, तभी लियोनार्ड ने धीरे धीरे अपने विचारों को शांत किया और अपना ध्यान केंद्रित किया। दाई और भित्ति चित्र ने ऐतिहासिक विकास को दर्शाया। मानव निर्माण का एक दृश्य था। बर्फ से ढके मैदानों, युद्ध और प्रवास, विभिन्न राष्ट्रों और शहरों के दृश्य, साथ ही टावर्स और फल जो शून्य संचार बढ़ाव का प्रतिनिधित्व करते। ये स्पष्ट था कि ये भित्ति चित्र प्रवेश द्वार से शुरू हुए और ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन के सिंहासन पर समाप्त हुए। अंत की ओर क्लाइन ने अचानक एक परिचित आकृति को देखा। ये नीली आंखों और बर्फ क्रिस्टल स्केल्स वाला एक विशाल ड्रैगन था। ये किंग ऑफ द नॉर्थ यूलिसिस था। ये पुस्तक की दुनिया का विकास इन भित्ति चित्रों पर आधारित है। जैसे ही क्लाइन के विचार उजागर हुए, उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा और कई धुंधले चेहरे वाले साहसी लोगों को छोड़ने के लिए दरवाजा खोलने से पहले फ्रॉस्ट ड्रैगन का शिकार करते हुए पाया। बर्फ और बर्फ पिघल गए, इससे पहले कि पैसोते जैसे समृद्ध शहर दिखाई दिए। उन्होंने तब मौसम को ठंडा होते हुए पाया, जिसका अर्थ एक अंत था जिसमें एक नई कहानी सामने आने वाली थी। भित्ति चित्रों की सामग्री इस पुस्तक की दुनिया में वास्तविकता बन जाएगी। ऑड्री मदद नहीं कर सकी, लेकिन ऐसा विचार आया। ये दीवार, ये भित्ति चित्र बहुत साधारण दिखता है। ये सड़क के कलाकारों के कामों जितना अच्छा भी नहीं है, जैसा कि ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन के निवास की उम्मीद थी। क्या ये एंशिएंट गॉड की शक्ति और अधिकार है? लियोनार्ड के पास भी मार्मिक विचार थे। ये संभव है। इससे पहले कि क्लाइन अधिक कुशल उत्तर दे पाता, उसने अपनी खुद की आवाज सुनी। चलो, एनालिसिस के लिए सब कुछ एक साथ रखने से पहले दूसरी तरफ के भित्ति चित्रों को देखते हैं। लियोनार्ड और ऑड्रे ने आपत्ति नहीं की और दूसरी तरफ उसका पीछा किया। इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने महसूस किया कि उनके स्पिरिट बॉडीज भी महल में नहीं उठ सकते थे। जैसे ही भित्ति चित्र विशाल तीनों को संबंधित सामग्री देखने से पहले ज्यादा चलने की आवश्यकता नहीं थी। प्रवेश द्वार के पास पहला भित्ति चित्र क्लाइन की पुतलियों को अचानक फैला दिया। भित्ति चित्र में धुंधले रूप, ग्रेश ब्लू त्वचा और एक सिंगल वर्टिकल आई वाला एक विशालकाय अपने हाथ में एक हार्ड कवर्ड किताब पकड़े हुए था। ये क्लाइन ने अपनी खुद की चौंक गई और हिचकिचाती आवाज सुनी।
बाद के भित्ति चित्रों में सामान्य हाईलाइट बकरी की खाल की बाइंडिंग थी। एक गहरे भूरे रंग की किताब थी। ये एल्व्स द्वारा प्राप्त की गई थी। इसकी सतह पर शब्द बदल गए। इसे एक संग्रह में रखा जा रहा था। ये अलग अलग लोगों द्वारा प्राप्त किया गया था और ये तब तक हाथ बदलता रहा जब तक कि ये बादलों के ऊपर नहीं उठ गया और कॉस्मोस में नहीं आया जहां ये एक विशाल पंजे पर उतरा। अगले भित्ति चित्र में किताब का सामने के दृश्यों से कोई लेना देना नहीं लग रहा था। ये अचानक समुद्र की सतह पर दिखाई दिया और एक धुंधले जहाज के अंदर रहा। उपांत भित्ति चित्र में यूएस जहाज को छोड़ने से पहले एक टॉप हैट पहनने वाले व्यक्ति द्वारा इसे ले जाया गया था। अगला भित्ति चित्र विशाल स्तंभ के पीछे स्थित था, जिसे ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन एंकेवेल्ट का सिंहासन होने का संदेह था। इसने दर्शाया कि पहले की किताब एक क्लासिक क्विल से मिली थी। इस बिंदु पर सभी भित्ति चित्र समाप्त हो गए। 008 लियोनार्ड की चौंक गई आवाज हॉल में गूंज उठी। ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन किताब और क्विल के साथ एक सेट बनाना चाहता है। क्या होगा? जब इंस जैंगविल के साथ काम कर रहे थे तो ये दृश्य लगभग दिखाई दिया, लेकिन अंततः ऐसा नहीं हुआ क्योंकि किताब मेरे हाथों में ए गई, इससे पहले कि मैंने इसे एमआर फूल को बलिदान कर दिया। अन्यथा आदम इसके खिलाफ पहले से ही तैयार था और जानबूझकर कुछ मदद प्रदान की। ओ सही, पहले ग्रोजेल्स ट्रैवल्स के अंदर जिसके SHAN एसिटिक ने एंजल ऑफ इमेजिनेशन आदम का उल्लेख किया, फ्रॉस्ट ड्रैगन ने शिविर पर हमला किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि किताब ने खुद उस अपनी सजा खत्म करने की अनुमति नहीं दी, या क्या आदम ने अपने विचारों को सुना जो उसके देखने और अपनी नजर डालने के लिए कनेक्शन बन गया, एक निश्चित प्रतिक्रिया को उत्तेजित किया। क्लाइन के विचार जोर से बजने से पहले भटक गए। इस प्रक्रिया के दौरान वो केवल द फूल को एक और अस्तित्व के रूप में मानने के लिए खुद को नियंत्रित कर सकता था। उसी समय जब वो बोला, ऑड्रे के विचार दिखाई दिए। इस भित्ति चित्र की सामग्री भौतिक दुनिया में वास्तविकता बन जाएगी। टेनिसन के गोडीवा से अनुकूलित। चैप्टर 1072 द कॉल फ्रॉम बिहाइंड द डोर। इस म्यूरल के कंटेंट्स फिजिकल वर्ल्ड में रियलिटी बन जाएंगे। चाहे क्लेन हो या लियोनार्ड, वो मिस जस्टिस के वर्ड्स को अपने दिलों में रिपीट किए बिना नहीं रह सके। अगर दूसरी तरफ के म्यूरल्स बुक वर्ल्ड की हिस्ट्री डिटरमिन करते थे तो इसे सिर्फ काफी अमेजिंग माना जाता। हालांकि इस तरफ की डिस्कवरी सबके दिलों को शेक करने और उनकी बॉडीज में एक ह्यूज अपहीवल लाने के लिए काफी थी। जो पिक्चर्स तुमने डिपिक्ट की थी वो इल्यूसरी वर्ल्ड में नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड में स्टेज पर दिखाई देंगी। ये एक डाइटी की परफॉर्मेंस थी। ये कुछ ज्यादा एग्जैजरेट नहीं हो गया, राइट? लियोनार्ड ने स्टेटमेंट रिपीट करने के बाद धीमी आवाज में कहा। उसे ये एक्सेप्ट करने में मुश्किल हो रही थी। दूसरी तरफ क्लेन ने आदत के मुताबिक अपना एनालिसिस शुरू कर दिया। अगर 008 सिर्फ एक बिग सिटी को अफेक्ट कर सकता है जिससे इस रेंज से आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, तो स्पेक्टेटर पाथवे का सीक्वेंस एक ऑथर भी सिमिलर होना चाहिए। और विजनरी की यूनिकनेस कंफर्म हो चुकी है कि एडम के हाथों में है। तो फिर यह सिटी ऑफ मिरेकल्स किस चीज पर रिलाई करती है गारंटी करने के लिए कि इस म्यूरल के कंटेंट्स रियलिटी बन जाएंगे? क्या ये उस समय के ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन की डिवाइन पावर है? जब ये बुक फॉर्म हुई थी तो म्यूरल्स के कंटेंट्स पहले से ही कलेक्टिव सबकॉन्शियस के समंदर में ब्रांड हो चुके थे, जो सीधा अंदर धंस गए और अपना इन्फेक्शन हर डायरेक्शन में फैला दिया ताकि जनरेशन आफ्टर जनरेशन इसे बिना रियलाइज किए अकम्प्लिश करती रहें। अगर ये सच है तो एक और म्यूरल को रियलिटी बनाने की पॉसिबिलिटी डेफिनेटली नील होगी, क्योंकि ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन पहले ही पेरिश हो चुके हैं और अब और डिवाइन पावर प्रोवाइड करने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं। अगर नए म्यूरल के कंटेंट्स सच में फिजिकल वर्ल्ड में होते हैं तो इसका मतलब है कि ये सिटी ऑफ मिरेकल्स सच में लिव सीड है और इसमें एक ह्यूज सीक्रेट छुपा है। इसका ये भी मतलब है कि स्पेक्टेटर पाथवे के मैटर्स मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा डीप हैं। ऑथर? ऐसा भी कोई पोशन नेम होता है क्या? क्लेन के थॉट सुनकर लियोनार्ड बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका। ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन नाम को स्ट्रेच करके विजनरी नाम का इन्फेरेंस निकालने के कंपैरिजन में ऑथर पोशन का नाम ज्यादा आई कैचिंग था। इसने किसी की इमेजिनेशन को वाइल्ड रन करा दिया। ये रियलिटी से चलकर फैंटेसी के रेल्म में जाने जैसा लग रहा था। ऑड्रे, जो स्पेक्टेटर पाथवे के हाई सीक्वेंस पोशंस के नाम काफी पहले से जानती थी, अचानक एक और थॉट आया। यूनिकनेस। मिस्टर वर्ल्ड ने एक्चुअली एक ही इंस्टेंट में इतनी सारी चीजों को लिंक और एनालाइज कर लिया। इम्प्रेसिव। ओ, क्या मैंने उन्हें कुछ ज्यादा ही डायरेक्टली प्रेस कर दिया? मिस्टर वर्ल्ड ने सब सुन लिया। ये हॉल अडॉप्ट करने के लिए सच में हार्ड है। नहीं मिस्टर वर्ल्ड, मैं सच में आपकी प्रेस कर रही हूँ। आई रियली मीन इट। ऑड्रे पहले थोड़ा शेम फील हुई, लेकिन फिर उन्होंने जल्दी से अपना स्टेट ऑफ माइंड एडजस्ट किया और काम रहने की पूरी कोशिश की, जैसा कि एक साइकियाट्रिस्ट से एक्सपेक्टेड था। उन्होंने खुद को सच में जल्दी एडजस्ट कर लिया। क्लेन के दिमाग में एक थॉट आया। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, मिस्टर वर्ल्ड उतने कोल्ड नहीं हैं जितने वो दिखते हैं।
वो उस टाइप के पर्सन हैं जो अंदर ही अंदर खुद से बड़बड़ाते रहते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। जैसे ही ऑड्रे ने इंस्टिंक्टिवली कुछ सोचा, उन्होंने तुरंत उसे डिनाई कर दिया। लियोनार्ड के आसपास वही आवाज गूंजी। क्लेन का गेरमन स्पैरो डिस्गाइज बुरा नहीं है। ऑलमोस्ट हर कोई जो उसे जानता है बिलीव करता है कि वो कोल्ड और क्रेजी है। हे, किसने सोचा होगा? जैसे ही लियोनार्ड के थॉट्स भटकने वाले थे, एक आवाज ने उसे इंटरप्ट किया। शट अप! जिस तरह से गेरमन स्पैरो ड्रेस था, उसे देखकर उसने अपने हाथ फैलाए और अपनी हंसी रोकते हुए कहा, देखो, वो काफी कोल्ड नहीं है, राइट? कोल्ड? फिर मैं सीधा अनशैडोड क्रूसिफिक्स तुम्हारे सर पर प्रेस कर दूंगा। अगर तुम्हें अपनी बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक नहीं चाहिए, तो उसे उन लोगों को डोनेट कर दो जिन्हें इसकी जरूरत है। कॉगिटेशन यूज करके अपने थॉट्स कंट्रोल किए बिना क्लेन ने इंस्टिंक्टिवली रिटॉर्ट किया। ऑड्रे ने मिस्टर वर्ल्ड को देखा और फिर मिस्टर स्टार को, और उनका दिल जोर से धड़कने लगा। तो इनके दिलों में इतना ड्रामा चलता है। मैं सिर्फ मिस्टर स्टार के केस में बता सकती थी, लेकिन मैं द वर्ल्ड के पोकर फेस के पीछे क्या है वो रीड करने में फेल हो गई। जायंट बॉस मिनी। ऐसे क्रूशियल मोमेंट्स पर एक्सपीरियंस्ड ऑड्रे ने फोर्सिबली अपने थॉट्स मैनिपुलेट किए और नाम रिसाइट करना शुरू कर दिया ताकि उनके थॉट्स भटक न जाएं। वो कौन है? लियोनार्ड का ध्यान डाइवर्ट हो गया। वो हाउंड्स और हॉर्सेस हैं जो मेरी फैमिली पालती है, ऑड्रे ने पोलाइटली रिप्लाई किया। एक हाउंड की कॉस्ट 450 पाउंड्स है। क्लेन को अचानक बटलर वॉल्टर का सजेशन याद आया कि जब उसने मैगुर मेनोर खरीदा था तो हंटिंग डॉग्स का बैच खरीदने को कहा था। मिस्टर वर्ल्ड के दिमाग में सबसे पहली चीज प्राइस क्यों आई? ये सवाल ऑड्रे के दिमाग में फ्लोट हुआ। लियोनार्ड ने अपने लिप्स पर्स किए। भले ही उसने एक वर्ड नहीं कहा, उसने आंसर दिया, क्या ये नॉर्मल नहीं है? मुझे याद है, ये फेलो हमेशा से इस चीज को लेकर थोड़ा पिकी रहा है। इससे पहले कि वो फिनिश कर पाता, क्लेन ने हल्का सा कफ किया और कहा, हम दूसरे एरियाज एक्सप्लोर करना कंटिन्यू करेंगे और जब हमारे पास टाइम होगा हम म्यूरल्स पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे। साय, ये हॉल सच में मैटर्स को बहुत इजीली कॉम्प्लिकेट कर देता है। मेन पॉइंट ये है कि अगर हम फोकस नहीं हैं, तो हर किसी की प्राइवेसी सामने आ जाती है। उसकी कंप्लेंट का लास्ट सेंटेंस सुनकर ऑड्रे और लियोनार्ड जोर से हंसे बिना नहीं रह सके, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। ये देखकर कि मिस्टर वर्ल्ड क्लियरली नहीं चाहते थे कि सिचुएशन फिर से क्योज में डेवलप हो, ऑड्रे ने अपना सर उठाया, सीलिंग की तरफ देखा, अपना अटेंशन फोकस किया और बिजनेस पर आ गई। राइट साइड वाला म्यूरल बुक वर्ल्ड को कंट्रोल करता है और लेफ्ट वाला रियलिटी को अफेक्ट करता लगता है। क्या होगा अगर आप सीलिंग पर म्यूरल ड्रॉ करें? फिर क्या होगा? क्लेन ने इमीडिएटली एक कनेक्शन बनाया। ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन की अथॉरिटी में कम से कम 3 एस्पेक्ट शामिल हैं। एक एनविजन्ड किंगडम जो फिजिकल वर्ल्ड पर डिसेंड करेगा, एक डिक्लेयर्ड फ्यूचर जो रियल वर्ल्ड में होगा, और इमेजिन्ड ऑब्जेक्ट्स जो कंजर किए जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट राइट म्यूरल को कोरिस्पॉन्ड करता है और सेकंड पॉइंट लेफ्ट म्यूरल के बारे में हमारे गेसेस को कोरिस्पॉन्ड करता है। फिर क्या पैलेस की सीलिंग पर ब्लैंक स्पॉट थर्ड अथॉरिटी से रिलेटेड हो सकता है? जब तक आप सीलिंग पर कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं जो आपने इमेजिन किया है, तो वो कंजर हो जाएगा और यूजेबल होगा। ऑड्रे ने आसानी से समझ लिया कि द वर्ल्ड का क्या मतलब था। तो क्या होगा अगर मैं एक ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन ड्रॉ करूं? लियोनार्ड ने सजेस्ट किया। क्लेन ने फिर से उसकी तरफ ग्लांस किया। सबसे पहले तुम्हें ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन को बिना कंप्लीटली ब्रेक डाउन हुए और कंट्रोल लूज किए देखना होगा। दूसरा, तुम्हें हिज बॉडी की मेन डिटेल्स रिस्टोर करनी होंगी। फाइनली तुम्हें पता होना चाहिए कि ड्रॉ कैसे करते हैं। हो सकता है मुझे अभी ना पता हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फ्यूचर में नहीं कर सकता। मैं मुझे सिखाने के लिए एक होम ट्यूटर हायर कर सकता हूँ, लियोनार्ड ने रिप्लाई में ग्रम्बल किया। और मेन डिटेल्स का क्या मतलब है? हिज बॉडी स्ट्रक्चर या सिंबल्स और लेबल्स जो गॉडहुड से डिपिक्टेड हैं। इस मोमेंट पर ऑड्रे ने अपने लिप्स पर्स किए और एक ब्रिस्क टोन के साथ कहा, खुद को कंट्रोल करते हुए ताकि वो जोर से हंस न पड़े, मैं ड्रॉ कर सकती हूँ। ये एक नोबल लेडी के लिए बेसिक स्किल थी और ऑड्रे इस एस्पेक्ट में काफी टैलेंटेड थी। हाँ, हम फ्यूचर में ट्राई कर सकते हैं जब टाइम हो। क्लेन ने सर हिलाया और मेन हॉल के ठीक सामने वाले जायंट पिलर की तरफ वॉक किया। इस एक्सपीडिशन के लिए उसका प्लान था कि पहले सिचुएशन की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग गेन करें, उससे पहले कि वो और गहराई में वेंचर करने का सोचे। साथ ही लियोनार्ड के क्वेश्चन की वजह से उसने किसी और चीज के बारे में सोचा। गॉडहुड से मिले सिंबल्स और लेबल्स, इनमें प्लेंटी ऑफ मिक्स्ड नॉलेज होती है। ये लोगों को कोरिस्पॉन्डिंग पोशन, फॉर्मूलाज और बियॉन्डर पावर्स भी लर्न करने दे सकती है। अगर वो डायरेक्टली विटनेस करने के इम्पैक्ट से सर्वाइव कर लें, फिर फर्स्ट ब्लास्फेमी स्लेट अपीयर होने से पहले अगर कोई डायरेक्टली डेमीगॉड या एंशिएंट गॉड को देखकर सर्वाइव कर लेता, तो उन्हें क्या मिलता? तब तो पोशन फॉर्मूला जैसी कोई चीज नहीं थी। क्या सिर्फ मैजिक पोशन यूज करके स्टेप बाय स्टेप अपनी मिथिकल क्रिएचर फॉर्म एडवांस करने से ही गॉडहुड एस्पेक्ट इस नॉलेज के पोर्शन को कंटेन कर पाता है?
या शायद पोशन फॉर्मूला अपीयर होने के बाद मिथिकल क्रिएचर्स जिन्होंने एडवांसमेंट का कोई भी मेथड यूज किया, उनके अंदर कोरेस्पॉन्डिंग नॉलेज फोर्ज हो गई थी। अगर ये उन 2 रीजंस की वजह से है जो मैंने सोचे हैं, तो इसका मतलब है कि गॉडहुड की नॉलेज चेंज हो सकती है और इंक्रीज हो सकती है। क्या मैरेडर पाथवे के एंजल्स के पास ऐसी नॉलेज ऑल्टर करने या डायरेक्टली डिलीट करने की एबिलिटी होती है? मिस्टर वर्ल्ड के कंसिडरेशंस कितने डीप और प्रोफाउंड हैं? इनमें वेरी हाई लेवल्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑड्रे साय किए बिना नहीं रह सकी। लियोनार्ड भी अपने दिल की आवाज कंट्रोल नहीं कर सका। ऐसी भी कोई चीज होती है? मुझे वापस लौटने पर ओल्ड मैन से पूछना चाहिए। ये फेलो श्योर बहुत कुछ जानता है। जब वो गेरमन स्पैरो होने की एक्टिंग कर रहा होता है, तो ये पूरी तरह से प्रिटेंस नहीं होता। कम से कम ये प्रोफाउंडनेस का सेंस उसका अपना लगता है। आपकी प्रेस के लिए थैंक यू। स्टॉप। एक हाथ में स्मॉल ब्लड बॉटल और दूसरे में अनशैडोड क्रूसिफिक्स के साथ क्लेन ने खुद को फोर्स किया कि अपने थॉट्स पर लगाम लगाए और अपनी गेज एंशिएंट गॉड के थ्रोन पर डाले। वो अब अपनी स्पिरिट बॉडी फॉर्म्स में थे। भले ही वो मेन हॉल की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से फ्लाई करने में अनेबल थे, उनकी टॉप स्पीड अभी भी उनकी ह्यूमन फॉर्म से काफी फास्ट थी। तभी क्लेन ने रियलाइज किया कि उस पिलर के पीछे जो ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन के थ्रोन जैसा दिखता था, वहां एक डार्क टनल था। मैं कुछ देख नहीं सकती। काश वहां लाइट होती। ऑड्रे के दिमाग में सबकॉन्शियसली एक थॉट फ्लैश हुआ। तभी उस टनल में एक प्योर और सॉफ्ट लाइट चमकी, जिसने टनल के अंदर को कंप्लीटली इल्यूमिनेट कर दिया। एंटर करने की जरूरत के बिना क्लेन, लियोनार्ड और ऑड्रे ने टनल के डीपेस्ट एंड में डबल ब्रॉन्ज डोर्स का एक पेयर देखा। डोर को कवर करते हुए काउंटलेस इनडिस्क्राइबल सिंबल्स थे, जैसे काउंटलेस चेन्स जो उनके पीछे एक्सटेंड हो रही थी, मानो वो किसी चीज को सील कर रही हों। इससे एक हैवी और मिस्टीरियस फीलिंग आ रही थी। ड्रैगन्स की सिटी ऑफ मिरेकल्स में एंशिएंट गॉड के रेजिडेंस में अप्रेंटली हिज थ्रोन के पीछे एक सील डोर था। ऑलमोस्ट सेम टाइम पर उन तीनों ने ब्रॉन्ज डोर के थ्रू और अंदर की डार्कनेस में देखा। इसके बाद उन्होंने दिलों के जोर से धड़कने की आवाज सुनी। ये उनकी अपनी हार्ट बीट्स थी। फिर भी वो अभी अपनी स्पिरिट बॉडी स्टेट्स में थे, तो हार्ट जैसी कोई चीज नहीं थी। उसके बाद अनशैडोड क्रूसिफिक्स के सरफेस पर ब्रोंज ग्रीन कलर धीरे धीरे पील ऑफ हो गया और प्योर लाइट से बनी एक कॉर्पोरियल बॉडी रिवील हुई जो सनलाइट ग्लो एमिट कर रही थी। जहां तक क्लेन, ऑड्रे और लियोनार्ड की बात है, उन्होंने कोल्डनेस का एक बैफलिंग सेंस फील किया। ऐसा लग रहा था जैसे हर सेल की अपनी खुद की सेंटियंस थी और वो एक दूसरा सेल फॉर्म करना चाहता था। उनके इल्यूसरी विजन में ब्रॉन्ज डोर के पीछे की डार्कनेस में एक आंख खुली। उसकी प्यूपिल डार्क थी, जो घोस्टली ब्लू क्रैक से भरी थी। एक के बाद एक सिमिलर दिखने वाली आंखें भी खुल गईं। वो डेंसली पैक्ड थी और एक कोल्ड गेज के साथ उन्हें इंटेंटली घूर रही थी। इस मोमेंट पर क्लेन और बाकी लोगों को एक साइलेंट कॉलिंग सुनाई दी। ये एक एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव शाउट थी। बिना किसी हेजिटेशन के केन की स्पिरिट बॉडी बर्जन हुई और लियोनार्ड और ऑड्रे को एनवेलप कर लिया। उसने समनिंग एंड की और ग्रे फॉग के ऊपर रिटर्न हो गया। चैप्टर 1073 3 पॉसिबिलिटीज। जैसे ही वो ग्रे फॉग के ऊपर वर्ल्ड में वापस लौटा, क्लेन ने फील किया कि उसकी बॉडी में कोल्डनेस तेजी से डिसिपेट हो रही थी। अब वहां कोई वर्म्स ऑफ स्पिरिट नहीं थे जो नई कॉन्शियसनेस को बर्थ देने की कोशिश कर रहे हों। एक मोमेंट बाद मोटर लॉन्ग ब्रॉन्ज टेबल उसके सामने अपीयर हुआ। उसने देखा कि मिस जस्टिस और लियोनार्ड की स्पिरिट बॉडीज धीरे धीरे क्लियर हो रही थीं उस थिन ग्रे फॉग के बीच, हालांकि उनमें अभी भी थोड़ी ब्लरीनेस थी। जब ग्रे फॉग उनके चारों ओर स्वर्ल हुई और ग्राउंड में सिंक हो गई, क्लेन ने पूछा, अब तुम कैसा फील कर रहे हो? उसने गेरमन स्पैरो का यूजुअल टोन यूज किया, लेकिन उसे तुरंत याद आया कि कैसे उसकी इनर ग्रम्बलिंग्स, इनर थॉट्स, हैबिचुअल एनालिसिस और लियोनार्ड को डिस करना एक्सपोज हो गया था। वो अब मिस जस्टिस के सामने अपनी इमेज मेंटेन करने के काबिल नहीं रहा था। ये सब लियोनार्ड की गलती है। साइड डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से मैंने इस बार न सिर्फ थिक मास्क नहीं पहना था, बल्कि मैंने थिन वाला भी हटा दिया था। ये थॉट उसके दिमाग में अनकॉन्शियसली फ्लैश हुआ जैसे ही उसने अपने थॉट्स कट ऑफ किए और वेरी होकर चारों तरफ ग्लांस किया। वो अभी भी अपने थॉट्स के जोर से बोले जाने के डर से छुटकारा नहीं पा सका था। लकीली ये अब वो जगह नहीं थी जिसे उसने हॉल ऑफ ट्रुथ नाम दिया था। वहां अब कोई मैजिकल पावर्स नहीं थी जिनके खिलाफ वो नॉर्मल मीन से डिफेंड नहीं कर सकता था। ये ऑब्वियस था कि ऑड्रे और लियोनार्ड को भी उनके पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस की वजह से सिमिलर ट्रॉमा था। उनमें से एक ने अचानक अपने लिप्स पर्स किए जबकि दूसरा सीधा होकर बैठ गया, मानो उन्होंने इंस्टिंक्टिवली कुछ सोचा हो। कुछ सेकंड्स की साइलेंस के बाद उन्हें याद आया कि द वर्ल्ड ने उनकी सिचुएशन के बारे में पूछा था, तो उन्होंने जल्दी से अपना अटेंशन वापस राइट ट्रैक पर टर्न किया। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कुछ प्योरीफाई हो रहा था। मुझे इल्यूजन हुआ कि मैं डिसोसिएट होकर एक सेकंड पर्सनालिटी बन जाऊंगी। नहीं, ये सेकंड पर्सनालिटी नहीं थी। ऐसा लगा जैसे एक कॉन्शियसनेस जो मेरी नहीं थी वो मेरी बॉडी के अंदर अवेकन हो रही थी। हाँ, अब वो चली गई है।
प्रेज बी टू मिस्टर फूल। ऑड्रे ने सिंसियरली अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने से पहले रादर प्रोफेशनली खुद पर साइको एनालिसिस किया। मैं ऐसा ग्रैटिट्यूड ओपनली एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ये एक डेंजरस थॉट था। थैंकफुली मिस जस्टिस और लियोनार्ड के थॉट्स हॉल ऑफ ट्रुथ के अंदर रहते हुए द फूल की तरफ स्टीयर नहीं हुए, वरना मैं डेफिनेटली रिप्लाई करने की अर्ज को रेसिस्ट नहीं कर पाता। वो मेरे लिए एंड होता। मेरा शेम का सेंस मुझे स्पॉट पर ही कंट्रोल लूज करा देता और मैं वर्म्स ऑफ स्पिरिट के क्लम्प में ब्रेक डाउन हो जाता। क्लेन का थॉट फ्लैश हुआ जैसे ही उसने सीरियसली रिप्लाई किया, प्रेज बी टू मिस्टर फूल। प्रेज बी टू मिस्टर फूल। एवरनाइट गॉडेस के बिलीवर के तौर पर लियोनार्ड ने हेजिटेंटली एको किया और जल्दी से टॉपिक चेंज कर दिया। मेरे साथ भी कुछ गलत नहीं है। बस अभी मैंने फील किया कि ब्रॉन्ज डोर के पीछे से कोई मुझे बुला रहा था। तुम्हारा क्या? ये देखकर कि लियोनार्ड ने अपना कंडीशन कंफर्म कर दिया था, क्लेन ने अनशैडोड क्रूसिफिक्स और अपने ब्लड वाली मेटल बॉटल अपने सामने लॉन्ग मोटल टेबल पर रख दी। मैंने भी सेम वे फील किया, उसने सर्टेनिटी के साथ आंसर किया। मैं भी। वो इल्यूजन नहीं था। मैंने अपने खुद के माइंड में एनालिसिस किया। ऑड्रे ने बहुत क्लियर और सर्टेन टोन में कहा। लियोनार्ड ने अपनी चिन पकड़ी और कहा, वो क्या हो सकता है? उसे सील करने के लिए एक्चुअली एक एंशिएंट गॉड की जरूरत पड़ी हिज थ्रोन के पीछे। जो पहले हुआ था उसके बाद उसे फील हुआ कि मिस जस्टिस के सामने अब उसकी इमेज कुछ खास नहीं बची थी, तो उसका पोस्चर ज्यादा कैजुअल हो गया। हम इसे एनालाइज करने का ट्राई कर सकते हैं। ऑड्रे ने केयरफुली द वर्ल्ड की तरफ ग्लांस किया। उन्हें इस जेंटलमैन की इंफॉर्मेशन गैदर करने, कनेक्शंस बनाने, एनालिसिस कंप्लीट करने और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इंफॉर्मेशन इन्फर करने की एबिलिटी का डीप इंप्रेशन था। क्लेन ने एक मोमेंट के लिए सोचा और बिना किसी इंक्लिनेशन के कहा, सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज हैं। 1, ये रियल वर्ल्ड के सेकेंड एपोक का कोई पावरफुल क्रिएचर है। ये सीक्वेंस शून्य के कम से कम क्लोज है और ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन एनकेवेल्ट ने इसे हिज थ्रोन के पीछे और सिटी ऑफ मिरेकल्स लिवसीड के नीचे सील किया था। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये बहुत लाइकली है। इसका रीजन ये है कि उस एंशिएंट गॉड के पास डेफिनेटली हिज रीजंस थे इस बुक को क्रिएट करने और लिवसीड को इसमें स्टफ करने के लिए, जबकि वो बुक वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड को अफेक्ट कर रहा था। ये अनलाइकली है कि ही यहाँ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए कोई अनप्रिडिक्टेबल एलिमेंट प्लेस करेंगे। हाँ, हम सब जानते हैं कि हमें पॉसिबल एक्सीडेंट्स एलिमिनेट करने होंगे, और तो और एक एंशिएंट गॉड। ऑड्रे ने स्लाइटली नोट किया और द वर्ल्ड गैरमन के साथ सीरियसली डिस्कस करने लगी। इस मोमेंट पर लियोनार्ड हंसा और बोला, शायद ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन जैसे एंशिएंट गॉड ने डिस्टेंट फ्यूचर के कुछ सीन्स देख लिए हों और बिलीव करते हों कि सील्ड आइटम हिम को हिज गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगा। इसलिए मैंने कहा कि ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये हाईली इम्प्रोबेबल है, क्लेन ने कामली रिप्लाई किया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सील्ड आइटम ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन एनकेवेल्ट के प्लॉय की है। एक बार ये बुक और 008 मिल जाएं, तो सील रिलीज हो जाएगी और वो ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में रिटर्न करेगा और सर्टेन चेंजेस लाएगा। मैं बिलीव करता हूँ कि इस थ्योरी की पॉसिबिलिटी हाईएस्ट है। उनमें शायद इसमें ड्रैगन ऑफ विजडम का ट्रू एटीट्यूड या इंटेंट भी इन्वॉल्व हो। तो फिर ये क्या हो सकता है? मिस्टर फूल ने एक बार कहा था कि एडम के 008 ऑप्ट इन करने के बाद ही डिवाइन होने के और भी क्लोज है। रिजल्ट के तौर पे टाइम्स चेंज हो गए हैं। क्या इसका मतलब है कि एडम ने विजनरी के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स गैदर कर लिए हैं और बस रिचुअल की कमी है? क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग में कुछ गलत है? ऑड्रे ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। मैं भी श्योर नहीं हूं। मैं मिस्टर फूल से प्रे करूंगा और देखूंगा अगर मुझे क्लियरर रिविलेशन मिल सके। क्लेन फर्म आंसर नहीं देना चाहता था। अनफॉर्चुनेटली ओल्ड मैन 4th एपोक का एंजल है और 2nd एपोक के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन ही एडम से अनफैमिलियर नहीं है। द स्टार लियोनार्ड ने थॉटफुली कहा, मैं ट्राई करूंगा। वो कहना चाहता था कि वो इन्वेस्टिगेट करने का ट्राई करेगा, लेकिन ये रिकॉल करके कि वो दोनों उसका सीक्रेट जानते हैं, उसने ऐसे थॉट्स गिव अप कर दिए और डायरेक्टली कहा, ओल्ड मैन से पूछने का ट्राई करूंगा। आपको ट्रबल देने के लिए सॉरी, ऑड्रे ने सिंसियरली उसे थैंक किया। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्पेक्टेटर पाथवे के रिगार्डिंग मैटर था। इस बारे में सबसे ज्यादा कंसर्न पर्सन अनडाउटेडली वो खुद थी, जबकि बाकी लोग बस हेल्प प्रोवाइड कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा, तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि बुक वर्ल्ड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट या मॉन्स्टर सील्ड है। हाँ, ये बुक वर्ल्ड से क्लोजली रिलेटेड हो सकता है और इसे डिस्ट्रॉय करने से शायद बुक वर्ल्ड कोलैप्स हो जाए। इसलिए एनकेवेल्ट ने सिर्फ इसे सील किया था। क्लेन ने अपनी थ्योरी शेयर की। ऑड्रे ने बोलने से पहले थोड़ी देर सोचा। मेरे पास इस पॉसिबिलिटी के रिगार्डिंग एक आइडिया है। ये देखकर कि मिस्टर वर्ल्ड और मिस्टर स्टार उनका वेट कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पेस स्लो की और कहा, मैं इसे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कंसीडर कर रही हूँ। क्योंकि वो बुक वर्ल्ड एंकेवेल्ट की एनविजनिंग से क्रिएट हुआ था,
वहां कलेक्टिव सबकॉन्शियस का सी डेफिनेटली हिम के रिजल्ट के तौर पे फॉर्म हुआ होगा। इसमें हिज साइकी, इमोशंस और फीलिंग्स ब्रांडेड होंगी। शायद सिटी ऑफ मिरेकल्स, लिव सीड इन चीजों के मोस्ट एक्सट्रीम पार्ट्स को सील करती है। वो ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन के ट्रॉमा या फियर्स हैं। हिज कॉन्शियसनेस से कुछ टेरिफाइंग मैटर्स इस ब्रांड पर प्रोजेक्ट हो सकते हैं, जब तक ही उन्हें डिफीट नहीं कर सकते। और अगर रियल वर्ल्ड में उनसे डील नहीं किया गया है, तो बुक वर्ल्ड का कलेक्टिव सबकॉन्शियस का सी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता और सिर्फ सील किया जा सकता है। अगर इसे इग्नोर किया गया तो ये धीरे धीरे कलेक्टिव सबकॉन्शियस केसी को कंटामिनेट करेगा और हिस्ट्री की डेवलपमेंट को उसके इंटेंडेड पाथ से डेविएट करा देगा। लियोनार्ड रेड ग्लव्स मीटिंग्स अटेंड करने के कंपैरिजन में ज्यादा फोकस्ड था। वो ये मेंशन किए बिना नहीं रह सका जब उसने वो सुना। एक एंशिएंट गॉड जो स्काई और माइंड को रूल करता था, ऐसा क्या हो सकता है जिसने इरिमूवेबल ट्रॉमा छोड़ा हो और इतना इंटेंस सेंस ऑफ फियर क्रिएट किया हो? मुझे नहीं पता, ऑड्रे ने फ्रैंकली अपना सर हिलाया। अगर ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, क्योंकि ये थ्रोन के नीचे और सिटी ऑफ मिरेकल्स के बॉटम में सील्ड है और वहां टनल के थ्रू पहुंचा जाता है, इसका मतलब है कि ट्रॉमा और फियर का सोर्स अंडरग्राउंड से आता है। इसलिए ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन ने इसे सील किया नहीं, ही ने अंडरग्राउंड से आने वाले मेंटल प्रोजेक्शन को आइसोलेट किया। वरना वो थ्रोन के बगल में, हॉल की डेप्थ्स में, किसी स्पेशली क्रिएटेड जेल में या कहीं और क्यों नहीं होता? मिस जस्टिस के वर्ड सुनकर क्लेन ने इंस्टेंटली सोचा कि मिस मैजिशियन और मिस जजमेंट के साथ क्या हुआ था। सैंग्विन द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उन्हें अननोन एज का एक एंशिएंट कैसल मिला था। कैसल के बॉटम में एक ब्रॉन्ज डोर था जो लगता था किसी टेरिफाइंग चीज को सील कर रहा है, जो अंडरग्राउंड से आई थी। एक बार जब वो डोर के पास अप्रोच किए या उसकी विसिनिटी में बहुत देर तक रहे, तो वो करप्ट हो गए और एक ट्रैजिक डेथ मरे। वो एक एंशिएंट कैसल था जो किसी अननोन चीज के अगेंस्ट डिफेंड करने के लिए बिल्ड था। वो ओरिजिनली अननोन एरा के ह्यूमंस द्वारा गार्ड किया जाता था। जब सैंग्विन ने इसे डिस्कवर किया तो किसी ने एंटर करने की हिम्मत नहीं की। तब मुझे लगा था कि ये डेविल से रिलेटेड हो सकता है और इसे एक्सप्लोर करने के लिए डेमीगॉड होना जरूरी है। क्या ये लिवसीड में सील से रिलेटेड हो सकता है? क्लेन के थॉट्स भटक गए जैसे ही उसने जल्दी से अपनी मेमोरीज से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ढूंढी। कैटलिया की फ्यूचर पर गॉड्स की बैटल के रूइंस के रास्ते में वो एक सो कॉल्ड डीप सी वेल से मिला था। उस समय फ्यूचर की सेलर नीना ने समुंदर के बॉटम में डाइव किया था और सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस की थी। उसने कहा था कि वो जाइंट वेल नहीं था, वो डीप और डार्क था जिसमें ह्यूमन चाइल्ड का एंटर करना इम्पॉसिबल था। बॉटम देखा नहीं जा सकता था और इनर वॉल्स पर कोरोजन के स्ट्रेंज हनीकॉम्ड साइंस थे। इसके सराउंडिंग में कोलैप्स्ड आयरन बिल्डिंग्स थीं। एक सेंस में ये भी एक टनल है जो डीप अंडरग्राउंड जाता है। क्लेन ने चारों तरफ देखा और बोलने से पहले डेलिब्रेट किया। क्या तुम्हें वो मैटर याद है जो मिस मैजिशियन ने मेंशन किया था? डेलियर फॉरेस्ट में एक अबैंडन कैसल के नीचे डोर्स का एक पेयर है जो एक पावरफुल करप्टिव फोर्स को सील करता है। आह राइट, ऑड्रे ने इंस्टेंटली पास्ट रिकॉल किया। क्या ऐसा हो सकता है कि सेकेंड एपोक के अर्ली डेज में उस एंशिएंट एरा में सुपरनैचुरल बीइंग्स का कोई कॉमन टेरिफाइंग एनिमी था जो अंडरग्राउंड से आया था? शायद। क्लेन कोई एफर्मेटिव आंसर नहीं दे सका तो उसने अपॉर्चुनिटी ली और कहा, ये एपोकैलिप्स की मैनी प्रिडिक्शंस जैसा भी हो सकता है जो स्टेट करती हैं कि डेंजर कॉस्मोस से आता है। हाँ, ऑड्रे और लियोनार्ड को ऐसे मैटर्स के बारे में ज्यादा नहीं पता था, तो वो इस मैटर को टू डीपली डिस्कस नहीं कर सके। चलो, आज के लिए इसे यहीं एंड करते हैं। सिचुएशन की प्रीलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग होने के बाद हम म्यूरल्स पर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे। ऑल्सो याद रखना, इसे सीक्रेट रखना है। क्लेन ने लियोनार्ड को देखा और कहा, ओह, वापस लौटने के बाद मिस्टर फूल से प्रे करना और रिक्वेस्ट करना कि ही हमारे वोस के विटनेस बने कि हम एक दूसरे के सीक्रेट्स डाइवर्ज नहीं करेंगे। ऑड्रे ने ऑब्जेक्ट नहीं किया और ऐड किया, मैं यहाँ हिप्नोसिस यूज करूंगी सर्टेन मैटर्स को भूलने के लिए ताकि वापस लौटने पर मुझे ये याद न रहें। चैप्टर 1074, द आंसर टू क्वेश्चंस। ऑड्रे और लियोनार्ड के ग्रे फॉक्स से जाने के बाद क्लेन इमीडिएटली रियल वर्ल्ड में रिटर्न नहीं हुआ। वो अभी भी उस हाईबैक चेयर पर बैठा था जो द वर्ल्ड की थी और 10 सेकंड से ज्यादा तक साइलेंट रहा। फिर उसने एक आइटम के लिए इशारा किया। ये एक हार्ट था जो एक बच्चे की मुट्ठी के साइज का था, जो ग्रेश व्हाइट रिंकल्स से भरा हुआ था। एक मैनिपुलेटर की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक। बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को होल्ड करते हुए क्लेन खड़ा हुआ और मेजेस्टिक पैलेस से बाहर वॉक करने लगा। उसने ग्रे फॉग के ऊपर मिस्टीरियस स्पेस की डेप्थ्स में एंटर किया और लाइट की उस स्टेयरकेस पर पहुंचा जो एक डिवाइन किंगडम की तरफ लीड करती हुई लग रही थी। सीढ़ियों के साथ वॉक करते हुए वो फ्लोटिंग ग्रेश व्हाइट क्लाउड्स तक गया और लाइट के उस स्ट्रेंज डोर और लटकते हुए ट्रांसपेरेंट ककून्स के सामने खड़ा हो गया। क्लेन ने अपना राइट हैंड उठाया, उस ब्रेन जैसे हार्ट जैसे मैनिपुलेटर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को अपनी चेस्ट तक लिफ्ट किया और अपनी स्पिरिचुअलिटी एक्सटेंड की इसे यूज करने की होप में। वो देखना चाहता था कि क्या ककून्स के अंदर के लोगों में अभी भी कोई सबकॉन्शियस थॉट्स थे।
वो देखना चाहता था कि क्या उन्होंने कलेक्टिव सबकॉन्शियस का एक मिनिएचर सी एक साथ रखा है। अगर ऐसा हुआ तो उसका प्लान हविन रैम्बिस की मैनिपुलेटर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को यूज करके कॉन्शियसनेस में एंटर करने और साइकी ब्रांडिंग चेक करने का था। ये फिगर आउट करने के लिए कि लाइट के डोर के ऊपर लटक रहे लोगों ने अपने ट्रांसमिग्रेशन से पहले क्या एक्सपीरियंस किया था। वो जानना चाहता था कि क्या उन्होंने उस लंबी स्लंबर के दौरान कुछ सेंस किया था। ये वो इंस्पिरेशन थी जो आज के एक्सपीडिशन ने उसे दी थी। ऑफ कोर्स हविन रैम्बिस द्वारा पीछे छोड़ी गई बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक शायद क्लेन की वो करने में हेल्प न कर पाए जो वो चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसे मिस्टिकल आइटम नहीं बनाया गया था और इसे इफेक्टिवली यूज करना बहुत डिफिकल्ट था। एक इंस्टेंट में क्लेन के हाथ में ग्रेश व्हाइट और रिंकल्ड हार्ट धीरे धीरे बीट करने लगा और उससे थंपिंग साउंड्स निकलने लगी। क्लेन ने तब ट्रांसपेरेंट ककून्स के बीच सिंक्रोनाइज्ड हार्ट बीट सुनी। थंप थंप, इसका मतलब था कि अंदर के लोग अभी भी जिंदा थे, बस स्लंबर की एक सर्टेन स्टेट में थे। क्लेन के विजन में उनके फिगर्स ग्रेजुअली उनके नीचे कई ब्लरी आइलैंड्स में इवॉल्व हो गए। ये उनकी कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता था। हालांकि ये स्पिरिचुअल आइलैंड्स भी ट्रांसपेरेंट ककून्स के अंदर ट्रैप थे जो उन्हें आउटसाइड वर्ल्ड की प्राइंग आइज से सेपरेट कर रहे थे। सिमिलरली वे इंटीग्रेट करने और कलेक्टिव सबकॉन्शियस का सी क्रिएट करने में अनेबल थे। जब तक ककून डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता उन्हें बाईपास करने और कोरिस्पॉन्डिंग माइंड वर्ल्ड में एंटर करने का कोई रास्ता नहीं है। क्लेन खुद से बड़बड़ाया और मैनिपुलेटर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक पकड़े हुए हाथ को नीचे कर लिया। कुछ सेकंड्स के बाद उसने गहरी आह भरी और जाने के लिए मुड़ा। एम्प्रेस बोरो में अर्ल हॉल के ऑपुलेंट विला में अपने ऊपर सिल्क ब्लैंकेट लिए ऑड्रे जो आंखें बंद किए गहरी नींद में सो रही थी ने अचानक अपनी आंखें खोली। फिर वो उठकर बैठी, बेड की साइड में गई और सिंसियरली मिस्टर फूल से प्रे की, हिम से उसकी सीक्रेसी की वाव का विटनेस बनने के लिए कहा। इस मैटर को पूरा करने के बाद उसने एक पिलो खींचा और अपनी वेस्ट के पीछे रखा, उन एक्सपीरियंसेस को रेमिनिस करते हुए जिन्हें उसे एक्सप्लोरेशन के दौरान अभी भूलना था। एंशिएंट टाइम्स की हिस्ट्री सच में इंटरेस्टिंग और टेरिफाइंग है। मिस्टर स्टार की परफॉर्मेंस उनके बारे में मेरे यूजुअल ऑब्जर्वेशंस के सिमिलर है। वो ज्यादा केयरफ्री और कैजुअल हैं और उनके थॉट्स आसानी से अनकंट्रोलेबल मैनर में भटक जाते हैं। फिर भी ऐसे मैटर्स हैं जहां वो अपना एक्सपीरियंस और एक्यूटी दिखाते हैं। वो काफी रिलायबल हैं। ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है क्योंकि बहुत से लोगों में ऐसी मिक्स्ड लेयर्स होती हैं। मिस्टर वर्ल्ड सच में एक जेंटल पर्सन है। उनके फेस पर ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं दिखता, लेकिन वो सीक्रेटली हर समय अपने अंदर खुद से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। मिस्टर स्टार के साथ उनकी मेंटल कॉन्वर्सेशंस प्रैक्टिकली एक प्ले में अडॉप्ट की जा सकती हैं। लोग उन्हें एक क्रेजी एडवेंचरर कहते हैं जो अपने सराउंडिंग्स की परवाह नहीं करता। वो जो टारगेट देखते ही शूट करने के लिए डायरेक्टली अपनी गन निकाल लेता है। खैर, लास्ट मोमेंट पर मुझे लगा कि वो ब्रॉन्ज डोर के पास जाने का अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन एंड में वह भाग गए। नहीं, वो इतने डिसाइसिवली अलग हुए। ये सोचकर ऑड्रे के लिप्स धीरे से ऊपर की ओर कर्ल हो गए। फिर उसने एक कंक्लूजन निकाला। फैक्ट्स ने प्रूव किया है कि मिस्टीरियस वर्ल्ड में जब तक किसी ने रैशनैलिटी का पूरा सेंस खो न दिया हो या सोचना न छोड़ दिया हो, तब तक ऐसे कोई बियॉन्डर्स नहीं होंगे जो सच में क्रेजी चीजें करेंगे। किसी को केयरफुल और कॉशियस रहना होगा। ऐसी चीजें नहीं देखनी होंगी जो नहीं देखनी चाहिए और ऐसी चीजें नहीं सुननी होंगी जो नहीं सुननी चाहिए। ऑड्रे, तुम्हें ये याद रखना होगा। 7 पिनिस्टर स्ट्रीट। लियोनार्ड अपनी बॉडी में वापस आ गया। उसने जल्दी से सोचा कि उसे पैलेस जोरोस्ट से कैसे बात करनी चाहिए और फिर ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कुछ नहीं हुआ और एक डीप वॉइस में कहा, ओल्ड मैन, मुझे आपसे कुछ पूछना है। उसके माइंड में पैलेज की स्लाइटली एज्ड वॉइस इमीडिएटली हंसी। तुम्हें ये याद रखना होगा। जितना तुम पूछोगे उतना ही मैं गेस कर सकता हूं कि तुमने आज रात क्या किया। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा है जिसे सीक्रेट रखने की जरूरत है। मेन इशू पर आने से पहले लियोनार्ड ने हैबिचुअली रिप्लाई किया, ओल्ड मैन, आप अमोन के भाई के बारे में क्या जानते हैं? ये इस पर डिपेंड करता है कि तुम क्या जानना चाहते हो। पैलेट जोरोस ने सवाल वापस लियोनार्ड पर टॉस कर दिया। लियोनार्ड ने एक मोमेंट के लिए सोचा और कहा, अमोन के भाई को 008 मिलने के बाद क्या ही गॉड बनने के लिए सिर्फ रिचुअल से शॉर्ट हैं? प्रॉबेबली। पैलेज ने कोई अफर्मेटिव आंसर नहीं दिया। लियोनार्ड इस आंसर से ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं था। इसके बजाय उसने कहा, मुझे याद है कि आपने एक बार मेंशन किया था सोलोमन एम्पायर की अर्ली स्टेजेस में 2 किंग्स ऑफ एंजल्स, मेडिसी और ओरोबोरोस अमोन और उनके भाई से काफी डरे हुए थे। इसका मतलब है कि वे पहले से ही डिवाइन होने के बहुत क्लोज थे। ये कुछ ऐसा था जो पैलेज ने उनके पिछले एक्सचेंजेस के दौरान ओकेशनली मेंशन किया था। इस बार लियोनार्ड ने मोबेट के कुछ आंसर्स से इसे कंफर्म कर लिया था। हे, मैंने सेंटेंस का सिर्फ फर्स्ट हाफ कहा था। मैंने तुम्हें यह नहीं बताया कि अमोन और एडम डिवाइन होने के बहुत क्लोज हैं। पैलेज ने लियोनार्ड के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया।
मेडिसी और ओरोबोरोस के डरने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ही डिवाइन होने के क्लोज हैं। उस बेसिस पर ऐसा कंक्लूजन निकालना इनफ नहीं है। सीक्वेंस एक एंजल ने अपना गला साफ किया और कंटिन्यू किया, देम का डिवाइन होने के क्लोज होना पॉसिबिलिटीज में से एक है। एडम और अमोन यूनिक अथॉरिटीज वील्ड करते हैं और उनसे डील करना हार्ड होना एक और पॉसिबिलिटी है। फॉर इंस्टेंस, तुम्हें कभी आइडिया नहीं होगा कि एडम तुम्हारे बगल में बैठा है। तुम्हें कोई आइडिया नहीं होगा कि तुम जो कर रहे हो वो हिम द्वारा अरेंज किया गया था। नहीं तुम जान पाओगे कि तुम अपनी खुद की मर्जी से हिज ट्रैप में वॉक कर रहे हो। हे, मैं तुम्हें रेफर कर रहा हूं, मुझे नहीं। ऑफ कोर्स, मुझे भी ऐसे मैटर्स से वेरी रहना होगा। अपना गार्ड डाउन करने से मेरे लिए भी टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। अमोन के लिए ही के पास बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज हैं और एक डू इट स्पिरिट है जिससे लोगों के लिए हिज मोटिव्स गेस करना और हिम के अगेंस्ट गार्ड पर रहना हार्ड हो जाता है। इसके अलावा ही डिसीट में बहुत अच्छे हैं। हिम के पीछे हमेशा कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी होती है। उस एरा में ट्रू डाइटीज के अलावा ऐसा कोई नहीं था जो हिम से डरता नहीं था। हे, यहाँ तक कि ट्रू डाइटीज को भी उनसे वेरी रहना पड़ता था, वरना हो सकता है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर उनकी सर्टेन अथॉरिटीज हिम द्वारा चोरी कर ली जाएं। लियोनार्ड ने इंडिसर्नेबली सिर हिलाया और टॉपिक डाइवर्ट कर दिया। ओल्ड मैन, क्या आपको लगता है कि स्पेक्टेटर पाथवे कोई सीक्रेट्स हाइड कर रहा है? मुझे नहीं लगता कि एंजल के लेवल से नीचे कोई सीक्रेट्स हैं। मैं उससे ऊपर की किसी भी चीज के बारे में श्योर नहीं हूं। पैलेज ने कुछ सेकंड्स पॉन्डर करने के बाद कहा। लियोनार्ड के रिस्पॉन्ड करने का वेट किए बिना ही ने हेजिटेंटली ऐड किया, मैंने मेडिसी से सुना था कि स्पेक्टेटर पाथवे के हाई लेवल बियॉन्डर्स का कंट्रोल लूज करना या क्रेजी होना सबसे हार्ड है, लेकिन कंट्रोल लूज करना और क्रेजी होना सबसे इजी भी है। क्यों? लियोनार्ड ने सरप्राइज में पूछा। पैलिजोरस ने स्कॉफ किया और कहा, मेरे पास कुछ गेसेस हैं, लेकिन मेरे पास उनके पीछे नेसेसरी एविडेंस और लॉजिक की कमी है। मैं फिलहाल तुम्हें बताना नहीं चाहता। एक्चुअली आपके पास कोई आइडियाज या थ्योरीज नहीं है ना? लियोनार्ड ने हैबिचुअली ग्रम्बल किया। मेरे सामने अपनी लिटिल ट्रिक्स ट्राई मत करो। स्लाइटली एज्ड वॉइस बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं थी। लियोनार्ड ने आगे पूछने की हिम्मत नहीं की और कुछ मोमेंट डेलिब्रेट करने के बाद कहा, ओल्ड मैन, मैं इस बार एक रियल ड्रीम में गया था। उसमें एंशिएंट टाइम्स के लोगों के काफी सारे साइकी रेमनेंट्स थे। क्या आप मोबिट जोरोस्ट नाम के विस्काउंट को जानते हैं? मोबिट? नॉर्मल होने से पहले पैलेज की आवाज अचानक सिग्निफिकेंटली एज्ड हो गई। वो मेरी ब्लड लाइन का डायरेक्ट डिसेंडेंट है। वो एक लार्ज स्केल वॉर के बाद गायब हो गया था और मुझे लगा कि उसे अमोन या जैकब ने पासिंग में मार दिया था, जिसकी वजह से मैं मर्डर को डिवाइन करने में फेल रहा। देखने से ऐसा लगता है चीजें इतनी सिंपल नहीं थी। बिल्कुल, लियोनार्ड ने एक अफर्मेटिव आंसर दिया। फिर उसने ब्रीफली चीजों का जिस्ट प्रोवाइड किया। उसे मरे हुए कुछ समय हो गया है, अपनी कुछ साइकी पीछे छोड़ गया था। उस रियल ड्रीम में उसने एल्विस की एक सॉन्गस्टर से शादी की थी। चुपचाप सुनने के बाद पैलेज ने थोड़ी देर बाद कहा, यह भी अच्छा है। लियोनार्ड ओरिजिनली ये मेंशन करना चाहता था कि मोबिट ने भी पैलेज को ओल्ड मैन कहकर एड्रेस किया था, लेकिन अचानक वो खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं कर सका। उसके पास कॉन्वर्सेशन को वहीं एंड करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। लियोनार्ड और ऑड्रे की वाव विटनेस करने के बाद क्लेन रियल वर्ल्ड में वापस आ गया। उसने रूम में ऑल्टर को टाइडी अप किया, एक पेन और पेपर निकाला और एक कॉम्प्लिकेटेड सिंबल ड्रॉ किया जो कंसीलमेंट और मिस्ट्री प्राइन का मिक्सचर था। वो एरोड्स को समन करके पूछना चाहता था कि उसने ये कैसे कंफर्म किया कि ग्रॉसलेस ट्रैवल्स सिटी ऑफ मिरेकल्स लिवसीड के डिसअपीयरेंस के बाद अपीयर हुई थी। 10 सेकंड से ज्यादा वेट करने के बाद रूम में फुल बॉडी मिरर एक फेंट एक्वस लाइट के साथ जल उठा। डिम लाइट में सिल्वर वर्ड्स एक के बाद एक अपीयर हुए। एग्जाल्टेड बेनेवोलेंट ग्रेट मास्टर, आपका प्यूनी लॉयल और हम्बल सर्वेंट एरोड्स आपकी समनिंग का आंसर देने के लिए यहाँ है। क्या मेरे लिए कोई ऑर्डर्स हैं? कुछ सवाल। अपना आंसर देने के बाद क्लेन को ग्रॉसलेस ट्रैवल्स के रिगार्डिंग मैटर के बारे में पूछने की कोई जल्दी नहीं थी। उसका इरादा पहले किसी ऐसी चीज से शुरू करने का था जो बहुत सेंसिटिव नहीं थी। उसने सोचा और कहा, एरोड्स, डेलेयर फॉरेस्ट में एक अबैंडन्ड कैसल है। इसकी डेप्थ्स में ब्रॉन्ज डोर्स का एक पेयर है। ऐसा लगता है कि ये अंडरग्राउंड से आने वाली किसी पावर को सील कर रहा है। क्या तुम जानते हो कि ये क्या है? जैसे ही उसने बोलना फिनिश किया, फुल बॉडी मिरर के सरफेस की लाइट अचानक डिम हो गई और पिच ब्लैक हो गई। पिच ब्लैकनेस में व्हाइट लिक्विफाइड वर्ड्स एक के बाद एक अपीयर हुए। मैं अंडरग्राउंड से आया हूं। चैप्टर 1075, नो रिस्पॉन्स। मैं अंडरग्राउंड से आया हूं। फुल बॉडी मिरर पर अपीयर हुए उन गैसली व्हाइट वर्ड्स को देखकर क्लेन की पीठ में अचानक एक चिल दौड़ गई। उसके प्यूपिल्स डायलेट हो गए क्योंकि वो इंस्टिंक्टिवली बगल वाले रूम में अपने मैरियोनेट के साथ जगह स्विच करना चाहता था। जिस रूम में वैलेट था
वहां एनोनी, जो चुपचाप लेटा हुआ था, ने अपनी आंखें खोल ली थी। उसका स्टमक एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होने लगा, जैसे कि उसका कोई सेकंड हार्ट हो जो एक्सट्रीमली स्लोली बीट कर रहा था। उसी वक्त मैजिक मिरर एरोड्स का ये आंसर देना कि वो कहां से आया था, ये सीन क्लेन के माइंड में फ्लैश हुआ। एक अंडरग्राउंड होल से लार्ज अमाउंट्स में ब्लैक स्टिकी लिक्विड बाहर निकला, रिदिंग और एक्सपैंडिंग। अनइवन नंबर में हाथ और पैर जो न्यूमरस मॉन्स्टर्स में टर्न हो गए, ग्रो हुए। इस प्रोसेस के दौरान ब्लैक लिक्विड के साथ लाइट का एक स्पेक शूट हुआ, जो एक रॉक पर लैंड हुआ और रैपिडली उसके साथ फ्यूज हो गया। एंशिएंट पैटर्न्स वाले मिरर में टर्न हो गया, जिसके दोनों साइड्स पर ब्लैक जेम्स एड ऑन कर रहे थे एरोड्स की मेन फॉर्म। ये सच में अंडरग्राउंड से आया था, और ये अंडरग्राउंड वही है जो एंशिएंट अबैंडन कैसल के अंदर ब्रॉन्ज डोर से सील्ड अंडरग्राउंड एरिया है। मैंने पहले कनेक्शन नहीं बनाया था, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता था। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अंडरग्राउंड की चीजों को इन्वॉल्व करती हैं। उनमें से ज्यादातर का कोई स्पेशल मीनिंग नहीं होता, बस कोल की तरह। कुछ दिन पहले मुझे नहीं लगा था कि अंडरग्राउंड के साथ कुछ ओवरली स्पेशल है। क्लेन ने अपने अंदर की अर्ज को कंट्रोल किया और एरोड्स के आंसर से लगे शॉक को इग्नोर किया, और उसने एक अनपर्टर्ब्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है? गैसली पेल वर्ड्स चेंज हो गए और एक बैफलिंग फीलिंग देने लगे, मानो वो ऑलमोस्ट रो रहा हो। ग्रेट मास्टर, मुझे एग्जैक्टली श्योर नहीं है कि क्या हुआ था। मैं ट्रू सेंटियंस गेन करने से पहले सिर्फ सरफेस पर आया और एक मिरर बन गया। मुझे पहले का कुछ याद नहीं है। ओह हाँ, कुछ ऐसा है जो रिलेटेड हो सकता है। क्या आप सुनना चाहते हैं? बोलो। ये देखकर कि एरोड्स का एटीट्यूड अभी भी ठीक था, क्लेन ने राहत की सांस ली। फुल बॉडी मिरर के सरफेस पर वर्ड्स का कलर स्लाइटली रिकवर हो गया था और वो समवॉट प्योर वाइट बन गया। क्या मैंने पहले नहीं कहा था? मैं आप में सपोर्ट और डोमिनेंस देखता हूं, और उस स्पेशल कॉलिंग के अलावा मेरे अंदर अंडरग्राउंड के लिए सिमिलर फीलिंग्स हैं। ये मुझे वार्म फील कराता है और मुझे वापस जाकर खुद को सबमिट करने का मन करता है। शायद यही वजह है कि मैं आपका सर्वेंट बन गया। क्या? अंडरग्राउंड की चीजें लोगों को वही फीलिंग देती हैं जो ग्रे फॉग देती है। वो सब सपोर्ट और डोमिनेंस इन्वॉल्व करते हैं। एरोड्स का आंसर देखकर क्लेन एक बार फिर डर के मारे उछल पड़ा। अगर उसकी क्लाउन की एबिलिटी ना होती तो वो अपना कंपोजर खो देता। उस मोमेंट पर उसे अचानक एक चाइनीज जोक याद आया जो उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में देखा था, और खुद को उसमें सब्स्टिट्यूट किया। क्या? जिन चीजों से एंशिएंट गॉड्स डरते हैं वो अंडरग्राउंड से आती हैं। क्या? एरोड्स भी अंडरग्राउंड से आता है? क्या मैं भी अंडरग्राउंड से आता हूं? ये सच में फनी और स्केरी है। नहीं हो सकता है ये जोक ना हो। ग्रे फॉग के ऊपर उस मिस्टीरियस स्पेस का ओरिजिनल ओनर, लाइट के उस स्ट्रेंज डोर का क्रिएटर, वो एग्जिस्टेंस जिसने सारे ट्रांसमाइग्रेटर्स को खींच लिया, वो अंडरग्राउंड से रिलेटेड हो सकता है, या उसके साथ उसके हर तरह के कनेक्शंस हैं। क्लेन के थॉट्स भटक गए जैसे ही उसने इंस्टेंटली कई मैटर्स के बारे में सोचा। जैसे ही एक इंडिस्क्राइबल शैडो उस पर छा गई, वो मुस्कुराया और खुद का मजाक उड़ाया। चाहे कुछ भी हो, ग्रे फॉग और ट्रांसमाइग्रेशन की इन्वेस्टिगेशन के लिए न्यू क्लूज और डायरेक्शंस मिल गए हैं। क्लेन ने खुद को कंपोज किया और डेलिब्रेशन में पूछा, चर्चेज और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस उन अंडरग्राउंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में क्या जानती हैं जिन्हें सील करने की जरूरत होती है? फुल लेंथ मिरर पर व्हाइट वर्ड्स अपने सिल्वर कलर में रिटर्न हो गए। ये ऑलमोस्ट अनसुना है। ऐसा लगता है कि इसे किसी तरह की पावर ने कंसील किया है। क्या वो कंसीलमेंट नहीं है? क्लेन ने स्लाइटली फ्राउन किया और एक शब्द नहीं कहा। मिरर पर सिल्वर वर्ड्स अपीयर होते रहे। हालांकि कुछ लेजेंड्स हैं जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस के ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग अंडरग्राउंड को डेविल्स और एविल स्पिरिट्स का लेयर डिस्क्राइब किया गया है। ह्यूमैनिटी की डेकेडेंस का सोर्स प्राइमोडियल सिंस और एविल। पहला वाला गलत है। जिस अंडरग्राउंड ऑब्जेक्ट को सील करने की जरूरत है, हाई चांस है कि उसका डेविल्स या एविल स्पिरिट से कोई लेना देना नहीं है। लेजेंड्स एक्चुअली मिस्टीरियस सिंबल्स के सिमिलर होते हैं। जो कहा गया है उसे मत देखो, बल्कि उसकी आउटर स्किन को पील ऑफ करो और फिगर आउट करो कि वो क्या सिंबलाइज करता है। ये अंडरग्राउंड के फियर को सिंबलाइज करता है, बॉडी से लेकर स्पिरिट तक, किसी की कॉन्शियसनेस से लेकर उसकी फीलिंग्स तक। क्लेन के थॉट्स तेजी से दौड़ने लगे और उसने नोट करते हुए कहा, अब क्वेश्चन पूछने की तुम्हारी बारी है। ग्रेट मास्टर, आपके लॉयल सर्वेंट एरोड्स के पास एक स्मॉल सजेशन है। क्या आप सुनना चाहते हैं? फुल बॉडी मिरर पर एक के बाद एक सिल्वर वर्ड्स अपीयर हुए। बोलो। क्लेन वेगली गेस कर सकता था कि एरोड्स क्या सजेस्ट कर रहा था। इससे पहले कि आप डिवाइन होने पर रिटर्न करें, ट्राई करें कि अंडरग्राउंड सील होने से रिलेटेड किसी भी चीज को इन्वेस्टिगेट ना करें। सिल्वर वर्ड्स जल्दी से स्क्वर्म हुए और एक न्यू सेंटेंस में रिफॉर्म हो गए। जैसा एक्सपेक्टेड था। क्लेन ने साई किया और कामली कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन।
तुमने कैसे कंफर्म किया कि ग्रोसेल्स ट्रैवल सिटी ऑफ मिरेकल्स लिवसीड के डिसअपियरेंस के बाद अपीयर हुई थी? मिरर के सरफेस पर वर्ड्स क्विकली डिस्टॉर्ट हुए, एक क्लम्प में मर्ज हुए और फिर क्विकली डिस्पर्स हो गए। ये स्पिरिट वर्ल्ड से मिली एक रिविलेशन और इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये ड्रैगन्स के सब्सिडियरी गॉड ड्रैगन ऑफ विजडम से ओरिजिनेट हुई थी। आपका लॉयल सर्वेंट बिलीव करता है कि इसे कंफर्म किया जा सकता है। ग्रेट मास्टर, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? कितना डायरेक्ट? साय करने के बाद क्लेन ने इंस्टेंटली सोचा कि कैसे ड्रैगन ऑफ विजडम हेराबरजेन ने पहले बुक वर्ल्ड में एंटर किया होगा और एंशियंट गॉड के थ्रोन के पीछे ब्रॉन्ज डोर को अप्रोच किया होगा। लाइकली उन्हें हिज ओमिनिशियंस की वजह से कुछ नॉलेज होगी कि अंडरग्राउंड क्या सील किया गया था। इसके अलावा क्लेन बिलीव करता था कि एंशियंट ड्रैगन ने ग्रोसेल्स ट्रैवल्स में सीक्रेट्स की एक डीपर लेयर हाइड की थी। वो इसे वेगली ग्रास्प कर सकता था, लेकिन वो बता नहीं सकता था कि वो क्या था और उसे पकड़ नहीं पा रहा था। नहीं, क्लेन ने एरोड्स के क्वेश्चन का आंसर दिया। फिर उसने प्रोब किया, तुमने ड्रैगन ऑफ विजडम का ट्रू नेम मेंशन क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं किसी गॉड का नाम डायरेक्टली लेने की हिम्मत नहीं करता, एरोड्स ने टैसिट मैनर में कंफर्म्ड आंसर दिया। क्लेन ने नोट किया और आगे नहीं पूछा। अब तुम्हारी बारी है। ग्रेट मास्टर, क्या आपके पास और कोई सवाल हैं? सिल्वर वर्ड्स रैपिडली स्लाइटली डार्क मिरर पर रीऑर्गेनाइज हुए। नहीं, आज के लिए बस इतना ही। क्लेन ने अपना सर हिलाया। ये कहने के साथ ही उसे याद आया कि पिछली बार क्या हुआ था, और उसने ऐड किया, जब नए सवाल होंगे तो मैं तुम्हें फिर से समन करूंगा। फुल बॉडी मिरर इमीडिएटली ब्राइटन हो गया और सिल्वर वर्ड स्पार्कल हुए। यस मास्टर। आपका लॉयल और स्ट्रॉन्ग सर्वेंट एरोड्स आपके दोबारा कॉल करने का वेट कर रहा है। इस बार ये कोई सिंपल ड्राइंग नहीं थी, बल्कि रेड सेंटर वाला एक व्हाइट कैट स्पॉ था। हमेशा कुछ नया होता है। क्लीन के माउथ का कॉर्नर स्लाइटली ट्विच हुआ जब उसने बेडरूम में फुल बॉडी मिरर को नॉर्मल होते देखा। वो डार्कनेस में खड़ा था, कर्टेन्स के थ्रू शाइन कर रही क्रिम्सन मूनलाइट में नहाया हुआ। थोड़ी देर चुपचाप खड़े रहने के बाद वो अपने बेड पर लौट आया और कोगिटेशन की मदद से जल्दी सो गया। अगली सुबह मंडे मॉर्निंग को क्लेन यूजुअल से 15 मिनट्स पहले उठ गया। वो अपने वैलेट एनूनी को फर्स्ट फ्लोर पर ले गया और बटलर वॉल्टर से कहा, मुझे कल रात एक नाइटमेयर आया था। मैं ब्रेकफास्ट से पहले कैथेड्रल विजिट करना चाहता हूँ। हालांकि बटलर वॉल्टर इससे सरप्राइज था, लेकिन ये ज्यादा स्ट्रेंज नहीं था। आफ्टर ऑल, जब तक कैथेड्रल के डोर्स खुले थे, लोग किसी भी वक्त एंटर कर सकते थे। उसने जल्दी से एक कैरेज अरेंज किया और ड्वेन डेंटिस को डोर तक भेजा। जब क्लेन सेंट सैमुअल कैथेड्रल पहुंचा तो डोर अभी खुला नहीं था। उसने 8 बजे तक वेट किया और फिर बिलीवर्स के फर्स्ट बैच के साथ मेन हॉल में एंटर किया। उसने फर्स्ट फ्यू प्यूज में एक सीट ढूंढी और डार्क सेक्रेड एम्बलम की तरफ फेस करके बैठ गया। ट्रैंकिल एनवायरनमेंट में अपनी आंखें बंद करके उसने एंशिएंट हर्मेस में गॉडेस का ऑनरिफिक नेम चैंट करने पर फोकस किया। द एवरनाइट गॉडेस जो कॉस्मोस से हायर स्टैंड करती हैं और एटर्निटी से ज्यादा एटर्नल हैं। आप लेडी ऑफ क्रिम्सन, मदर ऑफ कंसीलमेंट, एम्प्रेस ऑफ मिसफॉर्च्यून एंड हॉरर, मिस्ट्रेस ऑफ रिपोज एंड साइलेंस भी हैं। ऑनरिफिक नेम रिसाइट करने के बाद वो अपनी नॉर्मल लोएन लैंग्वेज पर चेंज हुआ और ऑलमोस्ट साउंडलेसली कहा, डेलियर फॉरेस्ट के मिडिल में एक एंशिएंट कैसल है। उसके डीप विद इन एक एंशिएंट ब्रॉन्ज डोर है। ये एक पावरफुल करप्टिव फोर्स को सील कर रहा है। मुझे वहां इस लेटेंट प्रॉब्लम को कैसे एलिमिनेट करना चाहिए। ये किसी डाइटी का टेस्ट नहीं था, बल्कि एक ओपन रिपोर्ट थी। जहां तक इस बात का सवाल था कि उसके बाद चर्च का क्या रिएक्शन होगा और वो अपने ऑपरेशंस के थ्रू क्या देखेंगे, ये एक होल अदर मैटर था। इसे 7 टाइम्स रिपीट करने के बाद उसने सीरियसली प्रे करना शुरू कर दिया। वक्त गुजरा। क्वाइट और पीसफुल चर्च में क्लेन खड़ा हुआ और अपने वैलेट एनोनी के साथ सेंट सैमुअल कैथेड्रल से बाहर चला गया। इस प्रोसेस के दौरान उसे कोई रिविलेशंस रिसीव नहीं हुए और न ही उसने एवरनाइट क्लॉइस्टर की मेट्रोन एरियन्ना को देखा। फीडबैक का खुद में कुछ मतलब था। वो ये था कि वो अंडरग्राउंड सील के बारे में जानने के लिए क्वालिफाइड नहीं था। ईस्ट बरो, एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट में। फोर्स ने ब्लैंकेट ऊपर खींचा और अपना सर कवर कर लिया। वो यहाँ के कर्टेन से नफरत करती थी, क्योंकि वो बहुत थिन और ट्रांसलूसेंट थे और मॉर्निंग सन को ब्लॉक नहीं कर सकते थे। इससे उसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप सीरियसली अफेक्ट होती थी। मुझे इसे चेंज करना होगा। नहीं, हमें शायद जल्द ही फिर से मूव करना पड़े। जैसे ही फोर्स के थॉट्स भटक रहे थे, उसने बेडरूम डोर खुलने की आवाज और जियो की फैमिलियर गेट सुनी। एक फ्लैश में उसका ब्लैंकेट गायब हो गया और एक लेटर उस पर गिरा। तुम्हारा लेटर प्रिज हार्बर से, जियो ने उसे इन्फॉर्म किया। टीचर का रिप्लाई। फोर्स अचानक उठ बैठी, लेटर खोला और उसे जल्दी से पढ़ा। एक मोमेंट की साइलेंस के बाद उसने कहा, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। मेरे टीचर पहले ही बैकलून पहुंच चुके हैं। ये लेटर 2 दिन पहले आ जाना चाहिए था। लेटर पर एक डेट और एड्रेस था।
यहाँ का पोस्टमैन उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जियो ने अपनी फ्रेंड की तरफ ग्लांस किया और कहा, क्या तुम्हें देर हो जाएगी? फॉर्चुनेटली टीचर ने कहा कि वो मेरे लिए 3 डेज वेट करेंगे। फोर्स जल्दी से बेड से उतरी और अपने कपड़े चेंज करने लगी। उसे फीलिंग थी कि वो इस बार अब्राहम फैमिली को और डीपली समझ पाएगी और साथ ही ट्रैवलर का पोषण फॉर्मूला और कुछ बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स भी रिसीव करेगी। चैप्टर 1076, डोरियन की रिक्वेस्ट। चेयरवुड बरो की 22 होप स्ट्रीट पर हैट ट्रिक इन के रूम 2016 के बाहर। फोर्स बिना किसी का ध्यान खींचे सीधे दीवार के आर पार चली गई। फिर उसने दरवाजे पर उस रिदम में नॉक किया जो पहले से एग्रीड थी। थोड़ी देर बाद डोरियन ग्रे अब्राहम, जो ब्लैक कपड़ों में था, अपने ब्रॉड शोल्डर्स और थिक आर्म्स के साथ, उसने दरवाजा अनलॉक किया और डोर नॉब घुमाया। उस जेंटलमैन ने जल्दी से एरिया का जायजा लिया और फोर्स के रूम में एंटर करने के लिए रास्ता बनाया। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी स्क्राइब बन जाओगी। दरवाजा बंद करने के बाद डोरियन ने पीछे मुड़ने और आह भरने से पहले दरवाजे के लॉक को केयरफुली एग्जामिन किया। इस एरा के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसे एक मिडिल एज्ड आदमी माना जाता था, लेकिन वो अभी भी एक सीक्वेंस 7 एस्ट्रोलॉजर था। उसे आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी उसकी स्टूडेंट फोर्स वॉल को सीक्वेंस 9 से सीक्वेंस 6 तक जाने में लगभग 1 साल लगा। दोनों के बीच इस कंपैरिजन ने डोरियन को पॉइग्नेंट और सैड फील कराया। अब्राहम फैमिली की ब्लड लाइन नोबल और एनविएबल होनी चाहिए थी, लेकिन अब ये एक हैवी कर्स था जिसने उसे डिप्रेस कर दिया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने मुझे अच्छे से सिखाया है। हालांकि फोर्स को बाहर जाना पसंद नहीं था और घर पर रहना एंजॉय करती थी, फिर भी उसे समय समय पर नोबल्स द्वारा इनवाइट किया जाता था। वो हाई सोसाइटी के लिटरेरी सैलून में पार्टिसिपेट करने वाली एक बेस्ट सेलिंग ऑथर थी, इसलिए उसे पता था कि कैसे बात करनी है। इसके अलावा उसे वास्तव में अपने टीचर से काफी हेल्प मिली थी, नॉलेज और मनी प्रोवाइड करने से लेकर फॉर्मूलाज और इंग्रेडिएंट्स तक। डोरियन ने उसकी तरफ देखा और स्माइल के साथ अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि तुम मेरी इकलौती स्टूडेंट हो। जहां तक मुझे याद है, इस एडवांसमेंट स्पीड को सिर्फ एक ही इंसान मैच कर सकता है। वो रुका और कंटिन्यू किया। नेक्स्ट, तुम्हारा टारगेट सीक्वेंस 5 ट्रैवलर है और मुझे तुमसे और भी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम गॉडहुड ऑब्टेन कर सकोगी और एक सीक्वेंस 4 सीक्रेट सॉर्सरर बन सकोगी। बेशक, मेरी एक रिक्वेस्ट भी है। जब तुम सच में डेमीगॉड बन जाओ तो एक हिडन एग्जिस्टेंस से प्रे करने की कोशिश करना और ये पता लगाने के लिए कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, उनके आंसर को सुनना। ये वास्तव में थोड़ा डेंजरस है, लेकिन एक सीक्वेंस 4 डेमीगॉड के पास इसे विथस्टैंड करने के लिए सफिशिएंट पावर होगी। बिना किसी और एलिमेंट के बीच में आए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टीचर, क्या ये आंसर आपके लिए इंपॉर्टेंट है? हालांकि फोर्स को पता था कि क्या चल रहा है, फिर भी उसने क्यूरियस और पजल होने की एक्टिंग की। डोरियन आ भरने से पहले कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर्स, मेरी सिस्टर्स, मेरे बच्चे, बहुत सारे लोगों ने इस आंसर की तलाश में अपनी जान सैक्रिफाइस कर दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चिंता मत करो। हमने इतनी बड़ी कीमत इसलिए चुकाई क्योंकि हमारी फैमिली की ब्लड लाइन पर एक एंशिएंट कर्स है और तुम हमसे ब्लड से रिलेटेड नहीं हो। मुझे अपनी जनरेशन के दौरान उस आंसर के जरिए कर्स तोड़ने का रास्ता खोजने की उम्मीद नहीं है। हालांकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है और अपनी डेथ का कारण समझना चाहता हूँ। ये कहने पर डोरियन ने गहरी सांस ली और आगे कुछ नहीं कहा। घर, ताकि वह गलती से ऐसी इंफॉर्मेशन रिवील न कर दे जो उसे नहीं करनी चाहिए। डोरियन ने सिंपली आंसर दिया, कर्ज सॉल्व करने के लिए मेरी फैमिली में हर किसी ने उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। उसने इमीडिएटली सब्जेक्ट चेंज कर दिया। तुम इस बार इतनी जल्दी में मूव क्यों हुई? मैं ऑफिशियल बियॉन्डर्स का टारगेट बन गई थी। फोर्स ने मेलमैन के बारे में थोड़ी कंप्लेंट करने से पहले एक हाफ ट्रूथ कहा। डोरियन ने और कुछ नहीं कहा। जैसे ही वो फोर्स से दूर हटा और एक रिचुअल सेटअप किया, उसने म्यूजिक लविंग वॉइड क्रिएचर मैलमाउथ को समन किया और उससे 3 आइटम स्पिट आउट करवाए। एक ट्रांसपेरेंट, लगभग इल्यूसरी क्रिस्टल था और दूसरा आइटम एंशिएंट गोटस्किन पार्चमेंट का एक पीस था। तीसरा एक छोटा हंटर बैकपैक था। ये एक बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक है जो एक ट्रैवलर द्वारा पीछे छोड़ी गई है। इसके साथ तुम्हें कोई एडिशनल मेन इंग्रेडिएंट्स गैदर करने की जरूरत नहीं है। ये ट्रैवलर पोशन फॉर्मूला है। इस बैकपैक में कोरेस्पॉन्डिंग सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर तुम्हारे पास इन्हें प्रिजर्व करने का कोई अच्छा तरीका नहीं है तो आधे साल के भीतर स्क्राइब पोशन को डाइजेस्ट करना फिनिश करने की पूरी कोशिश करना, वरना उनकी स्पिरिचुअलिटी पूरी तरह से लॉस्ट हो जाएगी। डोरियन ने सब कुछ फोर्स को सौंप दिया। थैंक यू टीचर, फोर्स ने सिंसियरली कहा। फिर उसने गुड स्किन अनफर्ल की और रिचुअल पर फोकस करने से पहले जल्दी से पोशन फॉर्मूला स्किम किया।
स्पिरिट वर्ल्ड में डीप 4 पूरी तरह से अलग स्पॉट्स में स्पेशल कोऑर्डिनेट सेटअप करना जो एक दूसरे से एक्सट्रीमली दूर सेटअप हों। इस रिचुअल का गोल क्या है? फोर्स ने कुछ सेकंड सोचा और अपने टीचर से पूछा। ट्रैवलर पोशन कंज्यूम करने के बाद तुम स्पिरिट वर्ल्ड में केओटिकली वंडर करोगी। जब तुम अपनी पावर्स पर कुछ डिग्री का इनिशियल लेवल ग्रास्प कर लोगी तो तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम अपना रास्ता भटक गई हो। उस मोमेंट पर तुम रियल वर्ल्ड में रिटर्न करने के लिए 4 स्पेशल कोऑर्डिनेट्स यूज कर सकती हो, वरना तुम लंबे समय तक स्पिरिट वर्ल्ड की डेप्थ्स में ट्रैप्ड रहोगी। अंदर न सिर्फ डेंजरस है बल्कि यह तुम्हें एसिमिलेट भी कर लेगा, जिससे तुम अपना माइंड लूज कर दोगी और एक लिविंग क्रिएचर बन जाओगी जो स्पिरिट वर्ल्ड से अटैच्ड है। हालांकि डोरियन को ट्रैवलर बनने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसने पहले स्टूडेंट्स को सीक्वेंस 5 पर एडवांस करते देखा था, तो फिर दूसरा ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। फोर्स थॉट में बड़बड़ाई। हाँ, डोरियन ने सिर हिलाया और कहा, पहले ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसा था जो लोगों को स्पिरिट वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में इंस्टेंटली रिटर्न करने की अनुमति दे सकता था। अनफॉर्चुनेटली वो खो गया। फोर्स के पूछने का वेट किए बिना डोरियन ने कहा, अगर मैं कह रहा हूं, अगर तुम सच में डेमिगॉड बन जाओ और मेरी विश पूरी कर दो तो मैं एक इंपॉर्टेंट आइटम तुम्हारे हवाले कर दूंगा जिसका मैं इंचार्ज हूं। ये एक एक्सपेक्टेशन है जो तुम्हारे टीचर को तुमसे है। अब्राहम फैमिली के पावरफुल सील्ड आर्टिफैक्ट्स में से एक। फोर्स का एक वेग गेस था, लेकिन उसने कुछ भी प्रॉमिस करने की हिम्मत नहीं की। उसने वही बात कही, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। उसके बाद उसने क्यूरियसली पूछा, टीचर आपने मेंशन किया था कि सीक्वेंस 4 एक सीक्रेट सॉर्सेरर है। सीक्वेंस 3, 2 और सीक्वेंस 1 के बारे में क्या? डोरियन इमीडिएटली हंसा। तुम सिर्फ एक सीक्वेंस 6 हो। हाँ, सीक्वेंस 3 का नाम वॉन्डरर है, सीक्वेंस 2 प्लेन्स वॉकर है और सीक्वेंस 1 पोर्शन का नाम की ऑफ स्टार्स है। हे, ये अच्छी बात है कि तुमने ये मेंशन किया। मैं वास्तव में स्पिरिट वर्ल्ड में ध्यान देने वाली चीजों की लिस्ट ऑर्गेनाइज करना भूल गया था। ये वो चीजें हैं जिन्हें ट्रैवलर बनने के बाद याद रखना होगा। उस केस में मैं एक और रात रुकूंगा। तुम डॉक्यूमेंट्स के लिए कल मेरे पास आ सकती हो। जैसे ही फोर्स ने अप्रेंटिस पाथवे के हाई सीक्वेंस पोर्शंस के नामों पर रूमिनेट किया, वो एग्री हो गई। ठीक है टीचर। इन मैटर्स को सेटल करने के बाद डोरियन आगे पीछे पेस करने लगा और इंस्ट्रक्ट करने से पहले एक मोमेंट के लिए सोचा। सेम पाथवे की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स में एक दूसरे के प्रति सर्टेन अट्रैक्शन होता है। ये तब ऑब्वियस नहीं होता जब कोई लो सीक्वेंस पर हो, लेकिन सीक्वेंस जितना हाई होगा ये उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। कभी कभी इस तरह का अट्रैक्शन कुछ ऐसा नहीं होता जिसे तुम डायरेक्टली फील कर सको, जबकि ये तुम्हें अनजाने में सेम पाथवे के हाई सीक्वेंस बियॉन्डर को अप्रोच भी करवाता है। जब तुम ट्रैवलर बन जाओ तो तुम्हें इस मैटर पर ध्यान देना होगा। इस पॉइंट पर डोरियन रुका और कहा, अप्रेंटिस पाथवे के बहुत ज्यादा डेमीगॉड्स अब जिंदा नहीं हैं। उनमें से तुम्हें बॉटिस नाम के एक आदमी से एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है। वो सेंट ऑफ सीक्रेट्स है। ऑरोरा ऑर्डर से और लुइस की तरह वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेटर है। मैं तुम्हें कल उसका पोर्ट्रेट दूंगा। बॉटिस? फोर्स ने अपने माइंड में टीचर द्वारा मेंशन किए गए नाम को रिपीट किया। उसी समय उसे पिछले चांस एनकाउंटर पर ऑरोरा ऑर्डर के ओरेकल लुइस वियन के बारे में नई अंडरस्टैंडिंग मिली। शायद वो चांस एनकाउंटर नहीं था, बल्कि बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स थी। टीचर के पास अप्रेंटिस पाथवे का एक सफिशिएंटली पावरफुल सील्ड आर्टिफैक्ट था। फोर्स ने जल्दी से इस थॉट को सप्रेस किया और स्क्राइब के रूप में एक्ट करने के बारे में एडवाइस मांगना शुरू कर दिया। सिटी ऑफ सिल्वर में बर्ग हाउस होल्ड में एक्चुअली एक पाथ है जो जायंट किंग्स कोर्ट के फ्रंट को बाईपास कर सकता है और वॉर्निंग फॉरेस्ट और बैरन टनल से इंटीरियर में एंटर कर सकता है। डेरिक बर्ग ने उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉल किया जो उसे ग्रे फॉग के ऊपर मिस्टर वर्ल्ड द्वारा शेयर की गई थी। ये सिटी ऑफ सिल्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आफ्टरनून टाउन कैंप के सेट ऑफ होने के बाद अर्ली स्टेज एक्सप्लोरेशंस ने इंप्लाई किया था कि वे जायंट किंग्स कोर्ट के जितने करीब थे, डार्कनेस से ओरिजिनेट होने वाले मॉन्स्टर्स उतने ही स्ट्रॉन्गर थे। मुझे चीफ को बताना होगा। डेरिक अचानक खड़ा हो गया और अपने घर से बाहर भागा, सीधे स्पायर की तरफ हेडिंग करते हुए। जैसा कि उसने विश किया था, उसने 6 मेंबर काउंसिल के चीफ कॉलिन इलियाड को देखा। उसने मिस्टर हैंगमैन के इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए और कहा कि उसने कुछ म्यूरल्स रिकॉल किए हैं जो उसने आफ्टरनून टाउन की शैडो में देखे थे। उस पर एक सीक्रेट पैसेज था जो जायंट किंग्स कोर्ट में लीड करता था। कॉलिन इलियाड ने बिना डेरिक के नरेशन को इंटरप्ट किए चुपचाप सुना। फाइनली उसने जेंटली सिर हिलाया और कहा, गुड, तुमने अच्छा किया। तुम इस कॉन्ट्रीब्यूशन के एक्सचेंज में क्या चाहते हो? एक मैच्योर माइंड ड्रैगन का कंप्लीट ब्रेन। डेरिक प्रिपेयर्ड था। कॉलिन ने क्यों नहीं पूछा, क्योंकि उसने एक मोमेंट के लिए सोचा और कहा, अगर वो सीक्रेट पैसेज रियल है तो वैल्यू डेफिनेटली एक एडल्ट माइंड ड्रैगन के कंप्लीट ब्रेन से एक्सीड करेगी। तुम कुछ और पिक कर सकते हो। क्या तुम प्लांटर पाथवे के रिलेटिवली हायर सीक्वेंस के लिए पोशन फॉर्मूला में इंटरेस्टेड हो?
ये मिस्टर फूल के लिए एक सवाल है। जबकि डेरिक एनलाइटन हुआ, उसने सरप्राइज में कहा, क्या हमारे पास प्लांटर पाथवे के लिए रिलेटिवली हायर सीक्वेंस पोशन फॉर्मूला है? उसे इसका कोई रिकलेक्शन नहीं था। बेशक, तुम्हें याद रखना चाहिए कि जायंट किंग की क्वीन हार्वेस्ट की गॉडेस है, लेकिन सराउंडिंग एरियाज में कोरिस्पॉन्डिंग बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स की कमी है। कोई जल्दी नहीं है। तुम इसके बारे में फिर से सोच सकते हो। कॉलिन इलियाड ने कामली सब्जेक्ट चेंज किया। क्या तुम अपनी प्रीस्ट ऑफ लाइट पावर्स के साथ स्किल्ड हो? यस, डेरिक ने संक्षिप्त रूप से रिप्लाई किया। कॉलिन एक मोमेंट के लिए साइलेंट था। जैसे ही उसने अपने सामने एडोसेंट बच्चे को देखा और कहा, तुम किस तरह का सेंट लेवल सील्ड आर्टिफैक्ट चूज करना चाहते हो? चैप्टर 1077 4 चॉइसेस। मैं किस तरह का सेंट लेवल सील्ड आर्टिफैक्ट चूज करना चाहता हूं? डेरिक बर्ग ने सबकॉन्शियसली कंसीडर किया कि उसे किस चीज की जरूरत है। इस फैक्ट की वजह से कि सन पाथवे डार्कनेस में मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट काफी पावरफुल था, और थंडर गॉड्स रोर के साथ उसे ऑफेंसिव या सपोर्टिव इफेक्ट्स वाले सील्ड आर्टिफैक्ट्स की डिजायर नहीं थी। इसके बजाय दोस्त बनाते वक्त पिटे जाने के दर्द ने उसे सबकॉन्शियसली होप दी कि वो ऐसा मिस्टिकल आइटम ऑब्टेन करे जो स्ट्रॉन्गर डिफेंसिव कैपेबिलिटीज प्रोवाइड कर सके। जैसे ही ये थॉट्स उसके दिमाग में फ्लैश हुए, डेरिक ने अचानक रियलाइज किया कि सवाल उस सेंट लेवल सील्ड आर्टिफैक्ट के बारे में नहीं था जो वो चाहता था, बल्कि किस सेंट लेवल सील्ड आर्टिफैक्ट को मिस्टर फूल से क्रिएटर के क्रॉस के एक्सचेंज के लिए यूज किया जा सकता था। उसने हेजिटेट किया और फ्रैंकली पूछा, योर एक्सीलेंसी, क्या आपके पास कोई सजेशंस हैं? कॉलिन ने उसकी तरफ ग्लांस किया और अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ दी। वो धीरे से विंडो की तरफ वॉक करके गया और घूमा। 4 सील्ड आर्टिफैक्ट्स हैं जो तुम्हारे लिए रिलेटिवली सुटेबल हैं। पहला आइटम स्वॉर्ड ऑफ सिल्वर डॉन कहलाता है। इसे एक एल्डर ने पीछे छोड़ा था जो 1300 साल पहले मरा था। हाथ में इस स्वॉर्ड के साथ कोई अपने मैलिशियस इंटेंट और सर्टेन एक्शंस को हाइड कर सकता है जो डिविनेशन और प्रोफेसी के साथ इफेक्टिवली इंटरफेयर करता है। वो एग्जैजरेटेड अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑब्टेन करेंगे और अपने सराउंडिंग्स में एक डॉन लाएंगे जो एविल और डिजनरेशन को रेसिस्ट कर सकती है। ये लाइट का एक पावरफुल डिस्ट्रक्टिव हरिकेन भी स्टिर कर सकती है। ये विल्डर के चारों तरफ एक इनविजिबल और स्टर्डी डिफेंसिव वॉल क्रिएट कर सकती है। हर बार जब ये जमीन से कनेक्ट करेगी, इसकी डिफेंसिव स्ट्रेंथ अनशेकेबल होगी। हिल्ट की टिप पर एक सिंगल आइड ह्यूज माउथड हेड एनग्रेविंग है जिसमें लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इस एनग्रेविंग को कोरिस्पॉन्डिंग हर्ब्स, एसेंशियल ऑयल्स और मेडिसिन खिलाने से स्वॉर्ड ऑफ सिल्वर डॉन को डिफरेंट इफेक्ट्स मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए लाइटनिंग स्ट्राइक, फ्रीज, प्योरिफिकेशन, डिके और एक्सोर्सिज्म। इस स्वॉर्ड की यूसेज के लिए स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं। इसे उठाना इम्पॉसिबल है अगर कोई कम से कम 180 सेंटीमीटर लंबा ना हो। 200 सेंटीमीटर से नीचे इसकी फुल स्ट्रेंथ अनलीश करना हार्ड होगा। इसके अलावा हिल्ट पर हेड एनग्रेविंग बात करने की बहुत शौकीन है। ये हमेशा नॉनस्टॉप बात करती रहती है। अगर विल्डर रेस्पॉन्ड नहीं करता तो स्वॉर्ड ऑफ सिल्वर डॉन क्रिटिकल मोमेंट पर रेसिस्ट करना छोड़ सकती है और अपने ओनर पर अटैक भी कर सकती है। अगर विल्डर हेड एनग्रेविंग के साथ कन्वर्स करने के लिए विलिंग है तो उन्हें मैडनेस के एज पर पुश कर दिया जाएगा। यही वो है जो मैं चाहता हूं, एक सील्ड आर्टिफैक्ट जो डिफेंस में अच्छा हो। डेरिक अपने आप में बड़बड़ाया। उसने चीफ की एक्सप्लेनेशन को इंटरप्ट नहीं किया और क्वाइटली उन्हें दूसरे सील्ड आर्टिफैक्ट्स इंट्रोड्यूस करते हुए सुना। दूसरा ट्वाइलाइट मास्क है। ये फर्स्ट चीफ से है। ये एक स्कल से बना मास्क है। ये किसी भी मैलिशियस इंटेंट, थॉट्स और इंक्लिनेशंस को हाइड कर सकता है। ये वियरर को बिना किसी थॉट्स के एक डेड पर्सन जैसा फील कराता है। जब तक कोई इस मास्क को पहनता है, वो रियल जायंट की पावर पोजेस करेगा और अनडेड पर कंट्रोल रखेगा। कोई भी लिविंग क्रिएचर जो वियरर की आंखों में डायरेक्टली देखेगा वो इमीडिएटली मर जाएगा। यहाँ तक कि वो जो गॉडहुड पोजेस करते हैं वो भी सीरियसली इंजर्ड होंगे और बिना किसी डायरेक्ट आई कांटेक्ट के भी वियरर का टारगेट धीरे धीरे विदर हो जाएगा, जैसे कि वो डेथ की रिवर के अक्रॉस फ्लोट कर रहे हों। इस मास्क को पहनने वाला पर्सन एक टेरिफाइंग ट्वाइलाइट स्टॉर्म भी क्रिएट कर सकता है। कोई भी आइटम जो डिम लाइट से स्टेन होगा वो डिसइंटीग्रेट, रॉट, विदर और डाई हो जाएगा, लाइफ की वाइब्रेंसी खोते हुए। प्यूरिफिकेशन के अलावा ज्यादातर अटैक्स ट्वाइलाइट मास्क के वियरर के अगेंस्ट इनइफेक्टिव होते हैं, मानो कोई किसी डेड पर्सन को मार नहीं सकता। ये ट्वाइलाइट मास्क एक्सट्रीमली पावरफुल है, लेकिन ये एक्सट्रीमली डेंजरस है। भले ही ये कुछ नहीं कर रहा हो, इसके आसपास के लोग अचानक एक के बाद एक बिना किसी रीजन के मर जाएंगे। इसलिए इसका एक प्रॉपर सीलिंग मेथड होना चाहिए। चाहे कोई भी हो, एक बार जब तुम इस मास्क को पहन लो, तुम शार्प श्रीक और हाउल सुनोगे जो अंडरवर्ल्ड के डीप विदिन से आते हुए लगेंगे। ये एक साइकी अटैक है जो लोगों को क्रेजी ड्राइव करेगा और उन्हें अपना माइंड लूज करवा देगा। साथ ही जब तक तुम इस मास्क को 5 मिनट से ज्यादा पहनोगे, तुम परमानेंटली इसके स्लेव बन जाओगे।
ये सील्ड आर्टिफैक्ट ऑलमोस्ट यूजलेस है। भले ही ये पावरफुल है, इसे सिर्फ सील किया जा सकता है। सिर्फ मिस्टर फूल जैसी माइटी एग्जिस्टेंस ही इसके नेगेटिव इफेक्ट्स को इग्नोर कर सकती है। डेरिक ने अपना मुंह खोला, लेकिन एक शब्द नहीं बोला। कॉलिन इलियार्ड ने कुछ रिकलेक्ट किया और कंटिन्यू किया। तीसरा आइटम लाइफ स्केन कहलाता है। ये लो इंटेलिजेंस वाले बियॉन्डर क्रिएचर्स को कंट्रोल कर सकता है और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उनकी इंसैनिटी रिड्यूस कर सकता है। ये इनकम्प्लीट स्पिरिट्स और वेरियस मटेरियल्स यूज करके अल्टीमेट एल्केमिकल लाइफ कंप्लीट कर सकता है। ये एक ऑर्डिनरी ह्यूमन क्रिएट कर सकता है जो लंबे समय तक एग्जिस्ट कर सकता है। ये डिफरेंट डॉल्स भी क्रिएट कर सकता है जो बैटल और वेरियस काइंड्स ऑफ थिंग्स के लिए यूज की जा सकती हैं। इसमें स्टोन गोलेम्स, मड गोलेम्स और स्टील गोलेम शामिल हैं। इस केन द्वारा लैश किया गया कोई भी लिविंग क्रिएचर मैडनेस और लूजिंग कंट्रोल की तरफ इंक्रीज टेंडेंसी रखेगा। उनकी बॉडीज में म्यूटेट होने का भी सर्टेन चांस होगा, जो वाटरमेलन्स, मशरूम्स और वीट प्रोड्यूस करेगा। ऑफ कोर्स इन चीजों को खाया नहीं जा सकता क्योंकि इनका रिजल्ट कंटामिनेशन होगा। जहां तक केन की टिप द्वारा टच किए गए लिविंग बींग्स की बात है, वो हील हो जाएंगे चाहे वो कितने भी सीरियसली इंजर्ड क्यों ना हो, उनके अलावा जो पहले ही कंट्रोल लूज कर चुके हैं। ये केन सराउंडिंग एरियाज को एक वाइब्रेंट लाइफ फोर्स से फिल कर देगी। चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स, वो एक्सूबरेंस के साथ ग्रो कर सकते हैं और रैपिडली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये उस लैंड के अगेंस्ट यूजलेस है जो कर्स्ड है। लाइफ स्केन कैरी करने वाले पर्सन के म्यूटेट होने का हाई चांस होता है। जितना लंबा कोई इसे होल्ड करेगा, ऑड्स उतने ही हाई होंगे। इसका रिजल्ट एडिशनल ऑर्गन्स होंगे या उनके बॉडी पार्ट्स गायब होकर वेरियस प्लांट से रिप्लेस हो जाएंगे। सुनने में बहुत सिनिस्टर लगता है। किसी रीजन से डेरिक थोड़ा हॉरिफाइड फील हुआ। फाइनली वो पूछे बिना नहीं रह सका, चौथा सील्ड आर्टिफैक्ट क्या है? ये एक डीमन से है जो कंट्रोल लूज कर गया था। मैंने इसे हंट किया और इसे फॉलन फ्लूट बुलाया। ये एक प्लेन लुकिंग सिल्वर फ्लूट है। हालांकि एक बार कोई इसे ब्लो करता है, आसपास के लिविंग बींग्स एक अनअवॉइडेबल इल्यूजन में गिर जाएंगे। उनका एंगर, सॉरो, पेन, ग्रीड, वैनिटी, एरोगेंस और दूसरे डिजायर्स रैपिडली स्वेल होंगे। कुछ का माइंड एक्सप्लोड हो जाएगा, दूसरे अपनी सैनिटी लूज कर देंगे या लॉस ऑफ कंट्रोल एक्सपीरियंस करेंगे। फॉलन फ्लूट की विसिनिटी में होने पर विल्डर के अलावा सभी सेंटेंट बींग्स की मेंटल फैसिलिटीज सिग्निफिकेंटली डिटेरियोरेट हो जाएंगी और वो इजीली मिस्टेक्स करेंगे। सेम टाइम पर फ्लूट का विल्डर डेंजर के लिए एक्सेप्शनली सेंसिटिव होता है। कभी कभी वो अपनी लाइफ्स के लिए थ्रेट की पॉसिबिलिटी को 1 से 2 दिन पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जहां भी ये फॉलन फ्लूट होती है, किसी की ह्यूमैनिटी ग्रेजुअली डिजनरेट हो जाएगी और हर तरह के डिजायर्स सेंटर स्टेज में एंटर करेंगे, जैसे उनके बिलीफ असाइड कास्ट कर दिए जाएंगे। विल्डर भी कोल्ड टर्न हो जाएगा और दोबारा नॉर्मल इमोशंस रखने में अनेबल होगा। जितना ज्यादा वो इसे यूज करेंगे और जितना ज्यादा वो इसे कैरी करेंगे, ये उतना ही बुरा होगा और इसका रिजल्ट अपने खुद के पाथवे की एक्टिंग के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जो लूजिंग कंट्रोल का रिस्क बढ़ा देगा। चौथा, सील्ड आर्टिफैक्ट इंट्रोड्यूस करने के बाद कॉलिन इलियार्ड की लाइट ब्लू आईज, जो स्टोरीज से भरी हुई लगती थी, ने डेरिक को देखा और पूछा, तुम क्या सोचते हो? मुझे कंसिडर करने के लिए कुछ टाइम चाहिए, डेरिक ने रैदर स्किलफुली रिप्लाई किया। इंडीड, ये तुम्हारे लिए रियली इंपॉर्टेंट है। तुम रैशली डिसीजन नहीं ले सकते, कॉलिन ने नोट किया। 3 दिन बाद हम आफ्टरनून टाउन कैंप के लिए सेट ऑफ होंगे। हमारे सेट ऑफ होने से पहले मुझे अपना आंसर बता देना और सील्ड आर्टिफैक्ट के साथ खुद को फैमिलियराइज करने के लिए कुछ टाइम रिजर्व रखना। यस, योर एक्सेलेंसी, डेरिक ने सीरियसली बो किया और चीफ्स रूम छोड़ दिया। वो मिस्टर फूल को प्रे करने के लिए घर लौटने की जल्दी में नहीं था। इसके बजाय उसने पहले ट्रेनिंग फील्ड की तरफ हेड करने का प्लान बनाया, अपने वेरियस सन डोमेन थर्जिकल स्पेल्स को टेम्पर करने के लिए। ये सिटी ऑफ सिल्वर में हर एक पर्सन की पल्सेस के डीप विद इन एनग्रेव्ड एक हैबिट थी। सिर्फ एक सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन जो हार्डशिप एंड्योर कर सकता था, वही इन डेसोलेट और डार्क लैंड्स में लॉन्गर लिव करने के लिए एबल था। बैकलैंड ब्रिज एरिया में एक डार्क एली में शियो एक बार फिर गोल्डन मास्क MI9 मेंबर से मिली, जिसने क्लियरली उसके प्रति काइंडनेस शो की। जज पोर्शन फॉर्मूला में कुछ टाइम लग सकता है, गोल्डन मास्क आदमी ने कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऑल्दो शियो की इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू नहीं हुई, ये एंड नहीं हुई। एडवेंचरर ने यह भी क्लेम किया था कि डिसिप्लिनरी पैलेडिन पोशन फॉर्मूला सब्सिक्वेंटली फॉलो करेगा। सेम टाइम पर सरफेस पर गिव अप करना इफेक्टिवली MI9 के सस्पिशंस को डिस्पेल कर सकता था। प्रीवियस कमीशंस की प्रोग्रेस ब्रीफली एक्सप्लेन करने के बाद शियो ने गोल्डन मास्क आदमी को फेयरवेल कहा और एली लीव करने लगी। शियो ने अपने लिप्स पर्स किए और नोट किया, मानो उसने फाइनली अपना माइंड बना लिया हो। मुझे अब वो फॉर्मूला नहीं चाहिए। तुमने गिव अप कर दिया? गोल्डन मास्क आदमी सरप्राइज्ड था और अपनी जॉय हाइड नहीं कर सका।
शियो ने डायरेक्टली आंसर नहीं दिया। जैसे ही उसने अपना हेड साइड में टर्न किया और कहा, माँ मैं अपने सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस कैश के लिए एक्सचेंज करूंगी। उसका आंसर सुनने के बाद गोल्डन मास्क्ड आदमी ने रिलीफ में नोट किया, बेस्ट यही है कि तुम समझ गई। जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम्हारा, तुम्हारी मदर और ब्रदर का एक ब्रांड न्यू फ्यूचर होगा। यस, अगर तुम्हारे कॉन्ट्रीब्यूशंस कैश के लिए एक्सचेंज किए जाते हैं तो ये लगभग 2000 पाउंड्स होंगे। मैं तुम्हें और गेन करने में हेल्प करूंगा। उसके बाद तुम MI9 की आउटर सर्कल मेंबर बनना कंटिन्यू कर सकती हो। एक ऑफिशियल स्टेटस होना अनएफिलिएटेड बियॉन्डर्स के लिए वेरी यूजफुल है। शियो कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट थी इससे पहले कि उसके लिप्स क्विवर हुए। थैंक यू। वो क्लियरली अपने सामने वाले आदमी से आ रही काइंडनेस सेंस कर सकती थी, इसलिए उसने सिंसियरली उसे थैंक किया। हाउएवर ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वो गिव अप कर रही थी। रीजन क्यों उसने कैश चूज किया वो ये था कि उसने पहले ही जज पोर्शन फॉर्मूला द वर्ल्ड गेरमन स्पैरो से रिजर्व कर लिया था, वो क्रेजी एडवेंचरर जिसके बारे में रूमर्स थे। ट्यूसडे मॉर्निंग को फोर्स जल्दी बाहर गई और चैरवुड बरो में हैट्रिक इन में आई, जहां वो अपने टीचर डोरियन ग्रे से मिली। ये उन चीजों में से एक है जो स्पिरिट वर्ल्ड में नोट करनी है। ये बॉटिस का पोर्ट्रेट है। डोरियन ने अपना मुंह कवर किया और यॉन किया, फोर्स को पेपर का एक थिक स्टैक हैंड करने से पहले। फोर्स डॉक्यूमेंट्स पढ़ने की जल्दी में नहीं थी। जैसे ही उसने पोर्ट्रेट पर अपनी गेज कास्ट की, उस पर एक ब्लैक रोब्ड आदमी था जो लाइकली 40 का भी नहीं था। उसके ब्राउन हेयर स्लाइटली कर्ल्ड थे, लेकिन ये एक अनयूजुअली फर्म फीलिंग दे रहा था। उसकी डार्क आईज काउंटलेस ऑब्जेक्ट्स कंटेन करती हुई लग रही थी। ये सेंट ऑफ सीक्रेट्स है। फोर्स ने अपनी फिंगर्स एक साथ रब की और पोर्ट्रेट बर्न करने के लिए अपनी ट्रिकोमास्टर पावर्स यूज की। नॉट बैड, वेरी कॉशियस, डोरियन ने अप्रूविंगली नोट किया। उसने फिर अपना सूटकेस कैरी किया और फोर्स से कहा, मुझे प्रिट्ज हार्बर रिटर्न होना होगा। अगर मैं बैकलैंड में टू लॉन्ग आया तो ये सस्पिशन अराउज करेगा। फोर्स जानती थी कि बैकलैंड में सिचुएशन रिसेंटली टेंस रही थी, इसलिए वो ईगर थी कि उसका टीचर जितनी जल्दी हो सके लीव करे। इसलिए उसने उन्हें होल्ड बैक नहीं किया और उन्हें रूम लीव करते हुए देखा। फिर डोर ओपनिंग की हेल्प से वो होटल के पीछे वाली एली तक पूरे रास्ते वॉक करके गई। जैसे ही उसने अपने बेयरिंग्स लिए और एक स्ट्रीट में टर्न किया, उसने अचानक एक आदमी को ब्लैक ट्रेंच कोट में वॉक करते हुए देखा। उस पर्सन ने नेचुरली अवे देखने से पहले उस पर एक ग्लांस स्वीप किया। हाउएवर, फोर्स की बैक मसल्स टेंस हो गई। उसकी आंखों ने दूसरे पर्सन की अपीयरेंस रिफ्लेक्ट की। एक आदमी जो लाइकली 40 का भी नहीं था। उसके ब्राउन हेयर स्लाइटली कर्ल्ड थे, लेकिन ये एक अनयूजुअली फर्म फीलिंग दे रहा था। उसकी डार्क आइज काउंटलेस ऑब्जेक्ट्स कंटेन करती हुई लग रही थी। चैप्टर 1078, द हिडन सीक्रेट। सेंट ऑफ सीक्रेट्स, बॉटिस। फोर्स ने हाल ही में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया था, यहाँ तक कि एक किंग ऑफ एंजल्स द्वारा वॉच किया जाना भी, इसलिए उसने कोई अबनॉर्मैलिटी के साइंस शो नहीं किए। उसने नेचुरल तरीके से अपनी गेज रिट्रैक्ट की और अपनी स्पीड स्लो नहीं की, जैसे ही वो ब्लैक ट्रेंच कोट वाले आदमी की तरफ वॉक करके गई। कुछ स्टेप्स के बाद वो एक दूसरे के पास से गुजरे। क्या वो बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच अट्रैक्शन की वजह से यहाँ से गुजरा? अगर उसे पता होता कि टीचर यहाँ थे, तो वो इतना स्लो नहीं होता और उनके पीछे चेस करने के लिए टेलीपोर्ट यूज करता। लकीली टीचर ने पहले ही कैरेज बोर्ड कर ली है और इन छोड़ दिया है। फोर्स का दिल शांत हुआ, उसका टेंस माइंड थोड़ा रिलैक्स हुआ। उसने कुछ और स्टेप्स आगे लिए और आसमान की तरफ देखा। वो कंफर्म करना चाहती थी कि क्या बाद में बारिश होगी। इस मोमेंट पर एक रेवन उड़कर आया और रास्ते में एक पेड़ पर लैंड कर गया। उसने उस स्पॉट को फेस किया जहां से फोर्स अभी गुजरी थी। फोर्स ने सेंट ऑफ सीक्रेट्स बॉटिस के बारे में सोचना बंद कर दिया जैसे ही उसने अपनी स्पीड मेंटेन की और स्ट्रीट छोड़ दी। चूंकि ऑरोरा ऑर्डर ने लंबे समय से बैकलून में कोई गैदरिंग होल्ड नहीं की थी और टारगेट एक डेमीगॉड था, फोर्स के पास अपने टीचर के लिए रिवेंज लेने का कोई थॉट नहीं था। उसकी लैक ऑफ कॉम्बैट स्ट्रेंथ को इग्नोर करते हुए बस एक सीक्रेट सॉर्सरर को ढूंढना और लॉक करना एक नियरली इम्पॉसिबल टास्क था। बेस्ट यही है कि मैं तब तक वेट करूं जब तक मैं ट्रैवलर ना बन जाऊं। हो सकता है कि मिस्टर वर्ल्ड को कोरिस्पॉन्डिंग मिशन सौंपने से पहले मैं बाय चांस बॉटिस से एनकाउंटर कर लूं। मैं पैसे सेव करने के लिए टाइम लूंगी। अब ये सर्टन है कि ऑरोरा ऑर्डर के पास बैकलुंड में सेंट्स हैं। मैं ये पॉसिबिलिटी एलिमिनेट नहीं कर सकती कि आज कहीं और बॉटिस के ट्रैवल के दौरान वो बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक की अट्रैक्शन फोर्स से इन्फ्लुएंस हुआ और एक्सीडेंटली बैकलुंड में रास्ता भटक गया। फोर्स ने बहुत नेचुरली द वर्ल्ड गेरमन स्पैरो की हेल्प लेने का सोचा। जितना वो 7 चर्चेस के अपर एक्लॉन्स में उनके पास सिर्फ 10 के करीब डेमीगॉड हैं।
मिस्टर वर्ल्ड की प्रोग्रेस के बेसिस पर एक चर्च के पावर हाउसेस को वाइप आउट करने में उन्हें ज्यादा से ज्यादा 2 साल लगेंगे। ऑफ कोर्स रियल वर्ल्ड कोई आइडियल मेजरमेंट नहीं है। हायर एजुकेशन रिसीव करने के बाद फोर्स, जो एक सर्जन रह चुकी थी, ने धीरे धीरे अपने थॉट्स को भटकने दिया। वो स्ट्रीट तक वॉक करके गई और एक रेंटल कैरेज में बोर्ड हो गई। ग्रे फॉग के ऊपर द सन डेरिक, द हैंग्ड मैन ऑल्जेर और द वर्ल्ड गेयरमैन स्पैरो के साथ एक मिनी गैदरिंग थी। हालांकि पहले की तरह नहीं, मिस्टर फूल विटनेस के तौर पर प्रेजेंट थे, क्योंकि द सन का मेन मोटिव यह पता लगाना था कि कौन सा सील्ड आर्टिफैक्ट इस ग्रेट एग्जिस्टेंस को प्लीज कर सकता है। साथ ही इसे क्रिएटर द्वारा पीछे छोड़े गए क्रॉस के लिए एक्सचेंज करना था। सेम टाइम पर उसके पास अभी भी मिस्टर हैंग्डमैन और मिस्टर वर्ल्ड से कंसल्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस थे, इसलिए उसने एक प्राइवेट एक्सचेंज के लिए अप्लाई किया था। स्वॉर्ड ऑफ सिल्वर डॉन, ट्वाइलाइट मास्क, लाइफ स्केन, फॉलन फ्लूट, ये सभी आउटस्टैंडिंग पावर्स और नेगेटिव इफेक्ट्स वाले आइटम्स थे जिन्हें सील करने की जरूरत थी। ये भी कंफर्म करता है कि सिटी ऑफ सिल्वर के पास आर्टिजन पाथवे से कोई बियॉन्डर्स नहीं है। सभी स्पॉइल्स सिर्फ नेचुरली फॉर्म हो सकते हैं। एक गॉडलाइक सील्ड आर्टिफैक्ट के साथ भी वे कैरेक्टरिस्टिक्स को शैटर कर सकते हैं, लेकिन वे उन्हें एक बेहतर तरीके से रिफॉर्म करने में अनेबल हैं। जैसे ही द फूल क्लेन ने लिटिल सन का डिस्क्रिप्शन सुना, उसने अपने माइंड में डिफरेंट सील्ड आर्टिफैक्ट्स के प्रोज और कॉन्स को जल्दी से एनालाइज किया। सबसे पहली चीज जो उसने की वो थी ट्वाइलाइट मास्क को एलिमिनेट करना, क्योंकि सिटी ऑफ सिल्वर के फर्स्ट चीफ से सील्ड आर्टिफैक्ट के नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत ज्यादा थे। हालांकि क्लेन अपनी मैल्यूनेट को ये मास्क पहना सकता था और ऑरल सेंसेस कट ऑफ कर सकता था, और इस तरह कॉन्टिन्यूअस हाउल्स और स्क्रीम्स को अवॉइड कर सकता था। इसके अलावा उसे अपनी मैल्यूनेट के ट्वाइलाइट मास्क का स्लेव बनने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि उस केस में उसकी एक्चुअल बॉडी उन मरे हुए लोगों का मेंबर बन सकती थी जो बिना किसी रीजन के अचानक मर गए। उसके बाद क्लेन ने सिमिलरली उन्हीं रीजंस की वजह से फॉलन फ्रूट को गिव अप कर दिया। डेंजर को समय से पहले प्रिडिक्ट करने की इस सील्ड आर्टिफैक्ट की एबिलिटी क्रीपिंग हंगर में डिजायर एपोसल से वाकई बेहतर थी। ये एल्यूरिंग थी, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट्स अवॉइड करना आसान नहीं था। अगर क्लेन इस फ्रूट को अपनी एक्चुअल बॉडी के साथ यूज करता तो वो धीरे धीरे कोल्ड टर्न हो जाता और अपने नॉर्मल इमोशंस खो देता। ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए गॉडहुड से बैटल करने के लिए ह्यूमैनिटी यूज करने के कॉन्सेप्ट के साथ पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। और अगर वो इसे अपनी मैल्यूनेट को सौंपता तो वो अपनी मेंटल फैसिलिटीज में सिग्निफिकेंट डिक्रीज एक्सपीरियंस करेगा और आसानी से गलतियां करेगा। इसकी वजह से वो सीर पाथवे के बियॉन्डर के तौर पर अपना मेन एडवांटेज खो देता। इसके अलावा ये फ्लूट इसके आसपास के लोगों को डिजेनरेशन और डिजायर्स में खुद को गिव अप करवा देगी। मैं नहीं चाहता कि बोकलून स्ट्रीट के रेजिडेंट्स ऐसे डिजेनरेट्स हों जो अपने मॉरल्स गिव अप कर दें। तब तक कितने इलेजिटिमेट बच्चे पैदा होंगे। मैं केवल स्वॉर्ड ऑफ सिल्वरडॉन और लाइफ स्केन को कंसीडर कर सकता हूं। क्लेन ने दोनों के बीच जल्दी से चूज करने से पहले साइलेंटली बड़बड़ाया। स्वॉर्ड ऑफ सिल्वरडॉन की हेड एनग्रेविंग में एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक लगती थी। क्लेन के लिए इसका मतलब था कि कम्युनिकेशन पॉसिबल था, और जब तक वे कम्युनिकेट कर सकते थे नेगेटिव इफेक्ट्स नेचुरली कम किए जा सकते थे। जहां तक हाइट रिस्ट्रिक्शन का सवाल था, वो बस उसकी थिकनेस को इग्नोर कर सकता था और केवल अपनी हाइट पर फोकस कर सकता था। आफ्टर ऑल, ये क्लाउन को उसके एक्सट्रीमली हाई सेंस ऑफ बैलेंस की वजह से अफेक्ट नहीं करता था। लाइफ स्केन के साथ म्यूटेशन की प्रॉब्लम के रिगार्डिंग वो इसे अपनी मैल्योनेट्स को हैंड ओवर करके अवॉइड कर सकता था। जब वो ऑर्गन्स खोता या गेन करता तो वो खुद को फ्लावर ऑफ ब्लड से हील कर सकता था, और सराउंडिंग्स को वाइटैलिटी से फिल करना जिससे लश ग्रोथ हो, ये कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं था। चूंकि 2 सील्ड आर्टिफैक्ट्स के नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत सीरियस नहीं थे, उसे उनके इफेक्ट्स कंसिडर करने थे। स्वॉर्ड ऑफ सिल्वरडॉन क्लियरली वॉरियर पाथवे के एक डेमन हंटर से थी। चाहे वो अटैक्स हो या डिफेंस, दोनों पोटेंट थे। ये उसके मेलिशियस इंटेंट को हाइड कर सकती थी और डेविल से डील करने में अच्छी थी। जहां तक लाइफ स्किन की बात है, ये क्रिएट करने और म्यूटेशंस कॉज करने में अच्छी थी, जो इसे रादर सिनिस्टर बनाती थी। कॉन्सिडरेशन के कुछ सेकंड्स के बाद जब डेरिक ने आंसर पूछा, द फूल क्लेन बिना किसी जल्दबाजी के बोला, मानो वो किसी ऑर्डिनरी चीज को डिस्कस कर रहा हो, द केन। एंड में उसने लाइफ स्केन डिसाइड किया। फैक्ट में स्वॉर्ड ऑफ सिल्वरडॉन और लाइफ स्केन के अपने प्रोज थे, जिससे ये एक टफ डिसीजन बन गया था। क्लेन का फाइनल डिसीजन एक अनकॉमन रीजन से आया। सिनिस्टर लाइफ स्केन को बिजारे डिस्क्राइब किया जा सकता था, इसलिए ये उसे बिजारो सॉर्सरर के रूप में एक्ट करने में इफेक्टिवली ऐड कर सकती थी और उसकी पोशन डाइजेशन स्पीड बढ़ा सकती थी। यस मिस्टर फूल, डेरिक ने रिप्लाई किया, अपनी जॉय हाइड करने में अनेबल था। इसका मतलब था कि जब वो सैक्रिफिशियल और बेस्टोमेंट रिचुअल कंप्लीट कर लेगा तो उसे क्रिएटर से क्रॉस मिल जाएगा। ये डिटरमिन करने के बाद उसने अपनी गेज लॉन्ग ड्रॉन स्टेबल के बॉटम में फिगर पर डाली। मिस्टर वर्ल्ड, एक एडल्ट माइंड ड्रैगन के कंप्लीट ब्रेन के अलावा क्या आपको अभी भी प्लांटर पाथवे के लिए एक रिलेटिवली हाई सीक्वेंस पोशन फॉर्मूला की जरूरत है?
चूंकि जायंट किंग्स कोड का सीक्रेट पैसेज द वर्ल्ड द्वारा शेयर किया गया था, वो डेरिक के क्वेश्चन का टारगेट बना, ना कि मिस्टर फूल। ऑफ कोर्स डेरिक के लिए द वर्ल्ड मिस्टर फूल का ब्लेस्ड था। उसका आंसर एक सर्टेन एक्सटेंट तक मिस्टर फूल के इंटेंशंस को रिप्रेजेंट करता था। प्लांटर पाथवे के लिए एक रिलेटिवली हाई सीक्वेंस पोर्शन फॉर्मूला, लॉन्ग ब्रॉन्स टेबल के एंड पर बैठे हुए द फूल क्लेन को इमीडिएटली हेडेक हुआ और वो एक इंटेंस इंटरनल स्ट्रगल में गिर गया। वो रफली समझ सकता था कि सिटी ऑफ सिल्वर के चीफ का थॉट प्रोसेस क्या था। एक तरफ ये एक्सपीरियंस डेमन हंटर उम्मीद करता है कि वो जायंट किंग्स कोड के एक्सप्लोरेशन के थ्रू एक ब्राइट फ्यूचर ला सके, जबकि दूसरी तरफ वो अभी भी कॉशियस है और ज्यादा होप होल्ड नहीं करता। वो डार्कनेस में रहना कंटिन्यू करने के लिए प्रिपेयर्ड है, इसलिए उसने प्लांटर पोशन फॉर्मूला मेंशन किया ये देखने के लिए कि क्या मिस्टर फूल के पास कोरिस्पॉन्डिंग अथॉरिटी है, या रादर जिस फैक्शन को वो वॉच करते हैं क्या उन्हें इसकी जरूरत है। अगर ये सर्टेन फीडबैक ला सकता है तो ये सिटी ऑफ सिल्वर के सर्वाइवल को इफेक्टिवली इंप्रूव करेगा। मीनवाइल क्लेन के एंड पर फ्रैंकली हाल ही में बिलीव करने लगा था कि वो अपने रिसर्च गोल से बस एक स्टेप दूर है। जब वो ड्रूइड बन जाएगा तो उसे सक्सीड होना चाहिए। इसने क्लेन को बहुत हेजिटेंट बना दिया कि क्या उसे पुश देना चाहिए। मुझे नहीं पता कि फ्यूचर क्या होल्ड करता है, मैं बस उस पर फोकस करूंगा जो मेरे सामने है। एक सीक्वेंस 5 बियॉन्डर जिसके पास गॉडहुड भी नहीं है, वो कुछ भी बहुत सीरियस नहीं कर पाएगा। इसके अलावा मैम हर्मिट पहले से ही एक डेमीगॉड हैं। फ्रैंक का ध्यान रखना उनके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्लेन ने एक मोमेंट के लिए सोचा और द वर्ल्ड गैरमन स्पैरो को कहने दिया, सीक्वेंस 5। क्या होगा अगर और ज्यादा है? डेरिक ने प्रेस किया। क्लेन को लगा जैसे उसे टेस्ट किया जा रहा था। कुछ सेकंड्स की साइलेंस के बाद उसने कहा, अगर तुम्हारी साइड उसे देने के लिए विलिंग है तो वो काम करेगा। ऑल राइट, डेरिक ने आगे प्रोब नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने बगल वाले पर्सन से पूछा, मिस्टर हैंगमैन, मुझे इसे लेकर एक अजीब फीलिंग आ रही है। चीफ ने अचानक प्लांटर पाथवे का रिलेटिवली हाई सीक्वेंस पोशन फॉर्मूला मेंशन क्यों किया? द हैंगमैन अल्जेर ने द वर्ल्ड गैरमन स्पैरो की तरफ देखा और कहा, ये तुम्हारे चीफ की तरफ से एक टेस्ट होना चाहिए, ये देखने के लिए कि क्या सिटी ऑफ सिल्वर अपना एनवायरनमेंट चेंज कर सकती है। मुझे याद है तुमने मेंशन किया था कि तुम्हें केवल ये पता है कि गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट जायंट किंग की क्वीन है, और द मून से सैंग्विन के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट का नाम ओमेबेला है। तुम्हारी सिटी ऑफ सिल्वर ओरिजिनली उनमें बिलीव करती थी। मैं ओरिजिनली केवल सर्टेन था कि नाम ओमेबेला रियल था, इसलिए मेरा दूसरी एक्सप्लेनेशंस की तरफ कोई इंक्लिनेशन नहीं था। अब तुम्हारे चीफ के अचानक एक रिलेटिवली हाई सीक्वेंस पोशन फॉर्मूला निकालने के साथ, जिसे तुम पहले नहीं जानते थे, ये मुझे सस्पेक्ट कराता है कि द मून सही है। इसका मतलब है कि तुम्हारी सिटी ऑफ सिल्वर ने ये फैक्ट हाइड किया कि वे कभी गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट में बिलीव करते थे। उन्होंने डेलिबरेटली उनका ट्रू नेम भी मेंशन नहीं किया। इसके पीछे एक ह्यूज सीक्रेट होना चाहिए। एक ह्यूज सीक्रेट? डेरिक ने सीरियसली सोचा, लेकिन किसी सीक्रेट के बारे में नहीं सोच सका। फॉर्चुनेटली ये उसके लिए कोई इंपॉर्टेंट मैटर नहीं था। उसने जल्दी से प्राइवेट कॉन्वर्सेशन एंड की और सील्ड आर्टिफैक्ट्स के एक्सचेंज के लिए प्रिपेयर करने के लिए सिटी ऑफ सिल्वर रिटर्न हो गया। चैप्टर 1079, द हार्ड वर्किंग गार्डनर्स। ग्रे फॉग के ऊपर क्लेन, जो द फूल की सीट पर बैठा था, ने अनशैडोड क्रूसिफिक्स के लिए इशारा किया। ब्रॉन्ज क्रॉस एक ऑर्डिनरी दिखने वाले बटन के साथ बंधा हुआ था और बाद वाले का सरफेस पहले से ही क्रिस्टलाइन लेकिन हैवी फीलिंग पार्टिकल्स की एक लेयर से कवर्ड था। ये द हर्मिट कैटला का जज बटन था। इसे जज शियो के लिए 3500 पाउंड्स की प्राइस पर रिजर्व किया गया था, इसलिए एडमिरल ऑफ स्टार्स ने इसे मिस्टर फूल को एडवांस में सैक्रिफाइस कर दिया था, उस माइटी एग्जिस्टेंस से रिक्वेस्ट करते हुए कि वो अपने अंडर किसी एंजल से इसे शैटर करवा दें। और मंडे की टैरो गैदरिंग में शियो ने 2000 पाउंड्स की प्राइस पर जज पोशन फॉर्मूला के लिए रिजर्वेशन किया था। उनके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जस्टिस ऑड्रे को ग्रॉसलेस ट्रैवल्स एक्सप्लोर करने से जो कुछ भी मिला था उसे शेयर नहीं करना था सिवाय नॉलेज के। वो केवल द वर्ल्ड को हविन रैम्बिस को मारने के लिए फ्री हेल्प प्रोवाइड कर रही थी। जहां तक द स्टार लियोनार्ड की बात है, उसके पास पोशन फॉर्मूलाज और हिस्टोरिकल नॉलेज बेचने का राइट था, लेकिन ऑब्वियसली जज शियो द वर्ल्ड गैरमन स्पैरो पर ज्यादा ट्रस्ट करती थी। पर्जिंग ऑलमोस्ट हो जानी चाहिए। इस तरह मैं लिटिल सन के साथ बिना किसी चिंता के अनशैडोड क्रूसिफिक्स ट्रेड कर सकता हूँ। फ्यूचर में अगर और भी सिमिलर रिक्वेस्ट होंगी तो वे डेफिनेटली लिटिल सन के साथ ट्रेड करने के लिए ज्यादा विलिंग होंगे, बजाय इसके कि मिस्टर फूल से हेल्प मांगे। कोई भी किसी हिडन एग्जिस्टेंस को फ्रीक्वेंटली डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं करेगा जब तक कि सच में कोई और रास्ता ना हो। जब लिटिल सन के पास डेमीगॉड बनने और अनशैडोड क्रूसिफिक्स को स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक में ट्रांसफॉर्म करने का चांस होगा, तब तक मुझे एक सीक्वेंस 3 होना चाहिए। मैं सील्ड आर्टिफैक्ट्स को शैटर करने के लिए ग्रे फॉग के ऊपर इस मिस्टीरियस स्पेस की पावर यूज करने में एबल हो जाऊंगा। ग्रे फॉग के डिसइंफेक्शन प्रोसेस के बाद एडम प्रोबेबली लिटिल सन पर लॉक करने के लिए अनशैडोड क्रूसिफिक्स पर रिलाई नहीं कर पाएगा।
हालांकि अगर वो इसके थ्रू इसे ढूंढ भी लेता तो ये बहुत सीरियस नहीं होगा। उसका भाई अमोन बहुत पहले से जानता था कि लिटिल सन मिस्टर फूल से रिलेटेड है। हाँ, ऐसा लगता है कि अमोन फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में फ्रीली एंटर और लीव कर सकता है। मुझे वंडर है कि क्या एडम के केस में भी ऐसा ही है। जैसे ही क्लेन ने अनशैडोड क्रूसिफिक्स को उस बटन से अलग किया जो सूरज को प्रेस करना शुरू कर चुका था, उसने उस बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को देखा जो तब तक पर्ज हो चुकी थी जब तक वो लिटिल सन के सैक्रिफिशियल और बेस्टोमेंट सेरेमनी होल्ड करने का वेट कर रहा था। सिटी ऑफ सिल्वर स्पायर के अंदर डेरिक बर्ग ने रिचुअल सेट करना फिनिश कर दिया था। उसने देखा कि एक ब्लैक मड कवर्ड डॉल एक वुडन केन के साथ अप्रोच हुई जो कुछ भी स्पेशल नहीं लग रही थी, और उसने इसे ऑल्टर पर रख दिया। एक सीरियस प्रेयर और कुछ काम करने के बाद इल्यूसरी सैक्रिफाइस और बेस्टोमेंट डोर खुला और लाइफ स्केन ले गया। पीछे एक ब्रॉन्ज ग्रीन और स्पाइकी क्रॉस छोड़ गया। सेम टाइम पर क्रॉस का नाम अचानक डेरिक के माइंड में अपीयर हुआ, जिसमें इसके यूसेज और इसके नेगेटिव इफेक्ट्स की इंफॉर्मेशन शामिल थी। उसने अपनी एक्साइटमेंट सप्रेस की और रिचुअल एंड करने से पहले सबसे पहले मिस्टर फूल को थैंक किया। वो ऑल्टर के फ्रंट तक चला, अनशैडोड क्रूसिफिक्स उठाया और इसे रिपीटेडली स्क्रूटनाइज किया। टाइडी अप करने के बाद डेरिक वहां से निकला और अपोजिट रूम में गया और चीफ के डोर पर नॉक किया। कम इन, कॉलिन इलियाड की डीप वॉइस गूंजी। डेरिक ने डॉक नॉब टर्न किया, डोर ओपन किया, अंदर वॉक किया और ओपनली ब्रॉन्ज क्रॉस रिवील किया। योर एक्सीलेंसी, ये वो आइटम है जो लॉर्ड ने पीछे छोड़ दिया था जो मैंने पहले मेंशन किया था। इसे अनशैडोड क्रूसिफिक्स कहा जाता है। मेथड ये है कि इस पर लगे स्पाइक्स को होल्डर के ब्लड से स्टेन होने दिया जाए। उसने डेलिब्रेटली टर्म रेलिक को आइटम लेफ्ट बिहाइंड से चेंज कर दिया था। व्हाइट हेयर्ड कॉलिन ने पहले ही अपनी गेज कास्ट कर ली थी जब डेरिक ने एंशिएंट क्रॉस बाहर निकाला। इंट्रोडक्शन सुनने के बाद वो हैवी स्टेप्स के साथ उसकी तरफ वॉक किया। उसने आइटम लिया और इसे एग्जामिन करता रहा। फाइनली कॉलिन इलियाड ने अपना अंगूठा एक थॉर्न पर रखा और फ्रेश ब्लड को बाहर फ्लो होने दिया। मोटल ब्रोंज ग्रीन पील होना शुरू हो गया जैसे ही अनशैडोड क्रूसिफिक्स ने प्योर लाइट से बनी एक फिजिकल बॉडी रिवील की जो बिना डार्कनेस के किसी ट्रेस के पूरे रूम को इल्यूमिनेट कर रही थी। एक इंडिस्क्राइबल सेक्रेट फीलिंग ने सराउंडिंग एरिया को फिल कर दिया, जिसके बाद कॉलिन ने अपनी फिंगर्स रिलीज की और आ भरी। ये इंडीड लॉर्ड का आइटम है। हालांकि वो उस एरा में पैदा हुआ था जब सिटी ऑफ सिल्वर को फॉरसेकन हुए 2000 साल से ज्यादा हो चुके थे, जिससे उनके लिए गॉड का ऑरा सेंस करना इम्पॉसिबल था। इस सिटी में अभी भी काफी कुछ चीजें थीं जो क्रिएटर को सैक्रिफिसेस ऑफर करने के लिए यूज की जाती थीं। हर बार जब ब्लैक फेस ग्रास हार्वेस्ट की जाती थी उन्हें बाहर निकाला जाता था और रिचुअल में यूज किया जाता था। इन आइटम्स के साथ कंपैरिजन के थ्रू कॉलिन इलियाड ऑलमोस्ट क्रॉस के ओरिजिन्स कंफर्म कर सकता था। डेरिक रिस्पॉन्स देना चाहता था, लेकिन चीफ के वर्ड्स में हैवी टोन ने अचानक उसके दिल पर प्रेस किया, उसे बोलने से रोक दिया। कॉलिन इलियाड ने आगे कोई कमेंट्स नहीं किए और बस हाथ में अनशैडोड क्रूसिफिक्स लिए चुपचाप वहां खड़ा रहा। कुछ सेकंड्स बाद सिटी ऑफ सिल्वर के चीफ ने साइलेंस तोड़ी और थोड़ी होर्स वॉइस के साथ कहा, लॉर्ड के आइटम का रिटर्न होना एक साइन है। हम डॉन के साइन को वेलकम करेंगे। मैं आधे दिन के लिए इस अनशैडोड क्रूसिफिक्स को होल्ड करूंगा। मैं सिटी के सभी एल्डर्स को गैदर करना चाहता हूं ताकि उन्हें ये आइटम प्रेजेंट कर सकूं। हे, यहां तक कि मैं भी कैजुअली एक सेंट लेवल सील्ड आर्टिफैक्ट के साथ डील नहीं कर सकता। चूंकि मैंने लाइफ स्केन खो दिया है, मुझे दूसरे एल्डर्स को इसे एक्सप्लेन करना होगा और पनिशमेंट के लिए रिक्वेस्ट करनी होगी। तुम्हें याद रखना होगा कि एज चीफ तुम्हारे पास कोरिस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज शोल्डर करने का करेज होना चाहिए। तुम पनिशमेंट सिर्फ इसलिए अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये सिटी ऑफ सिल्वर के लिए अच्छा है। तुम शायद इस बार सही हो, लेकिन तुम गारंटी नहीं दे सकते कि तुम हमेशा सही होगे। चिंता मत करो, ये अनशैडोड क्रूसिफिक्स इवेंचुअली तुम्हारे पास रिटर्न करेगा। चीफ के वर्ड्स डीप और प्रोफाउंड हैं। मैं मिस्टर हैंगमैन से कहूंगा कि वो इसे मुझे अगली टैरो गैदरिंग में एक्सप्लेन करें। डेरिक ने इंस्टिंक्टिवली अपना राइट हैंड उठाना और अपने सर के पीछे स्क्रैच करना चाहा, लेकिन एंड में उसने इसे एंड्योर किया और कॉलिन इलियाड को अनशैडोड क्रूसिफिक्स के नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में इन्फॉर्म किया। बैकलैंड नॉर्थ बरो 160 बोकलुंड स्ट्रीट। क्लेन ने मैरियोनेट प्रिजर्वेशन एंश्योर करने के लिए ग्रे फॉग के ऊपर विनर एनोनी को सैक्रिफाइस कर दिया। ये इसलिए था ताकि फ्यूचर में उसे यूज करना उसके लिए कन्वीनियंट हो। उसका प्लान था कि अर्ल ऑफ द फॉलन कोनास किलगोर फ्लावर ऑफ ब्लड रिंग पहने और लाइफ स्केन विल्ड करे। डे टू डे लाइफ में वो टाइम टू टाइम कुछ हैरोइंग और बिजारे सिचुएशंस क्रिएट करेगा जो उसे उसके पोषण के डाइजेशन को एक्सपीडाइट करने में हेल्प करेगा। इस तरह एनोनी के पास कुनास किलगोर के स्टमक में हाइड करने के लिए फ्लावर ऑफ ब्लड यूज करने का कोई रास्ता नहीं था। उसे ज्यादा कंसील्ड मैनर में हाइड करने की जरूरत थी, जिससे ये रैदर ट्रबलसम हो जाता।
इसलिए क्लेन ने डिसाइड किया कि वो उसे सिंपली ग्रे फॉग के ऊपर छोड़ देगा। आफ्टर ऑल, क्लेन जब चाहे ऑर्डिनरी मैरियोनेट्स क्रिएट कर सकता था। एक मैरियोनेट को फ्रेश रखने के लिए प्रिजर्वेशन कैबिनेट में प्लेस करने का एक्शन ऑड क्यों फील होता है? ऐसा नहीं है कि मैं हॉरर मूवी में एक्ट कर रहा हूं। हालांकि ये बिजारो सॉर्सरर के नाम को थोड़ा फिट करता है। एंटिगोनस और जरातुल फैमिली के एंजल्स अपनी मैरियोनेट्स को विंड ड्राई करने के लिए टांग देते थे, तो मैं उनसे काफी बेहतर हूँ। अपनी चिन रब करने के बाद क्लेन ने ऑर्डिनरी वुड कलर्ड केन को एक स्पेशली मेड केन में स्टफ किया, जो उसने मिस जजमेंट के थ्रू खरीदा था। केन होलो थी और इसे एक ऐसी स्वॉर्ड कंटेन करने के लिए यूज किया जा सकता था जिसे बहुत ज्यादा वाइड नहीं माना जाता था। ये लाइफ स्केन हाइड करने के लिए परफेक्ट थी। जब उसने ये काम पूरा कर लिया, उसने उस सर्वेंट को, जो एनोनी जैसा दिखता था, जो एक्चुअली कुनास था, अपनी केन ले जाने और बगल वाले रूम में रिटर्न होने की परमिशन दी। बेड पर जाने से पहले उसने खुद को वॉश किया। एक प्लेजेंट रिलैक्स्ड स्टेट में साउंडली सोते हुए क्लेन की स्पिरिचुअल परसेप्शन अचानक स्टिर हुई। वो अब्रप्टली उठ बैठा और अपनी गेज अटैच्ड बालकनी पर डाली। कर्टन्स पूरी तरह से ड्रॉन नहीं थे और वो बाहर की सिचुएशन देख सकता था। विंडो के बाहर डार्क ग्रीन था, जिसमें वाइन लीव्स और फ्लावर्स जगह जगह लेयर्स में ग्रो हो रहे थे। इससे उसे सस्पेक्ट हुआ कि उसे फॉरेस्ट में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था। ये उसके माउथ के कॉर्नर्स ट्विच हुए जैसे ही उसने वेगली गेस किया कि क्या चल रहा था। वो बेड से लुढ़क कर उतरा और बालकनी की तरफ वॉक किया, कर्टन्स को ड्रॉ करके ओपन किया। जो उसके विजन में एंटर हुआ वो अब ड्वेन डेंटिस के रेजिडेंस का गार्डन नहीं था। इसके बजाय ये एक लश फॉरेस्ट था। 10 सेकंड से ज्यादा के बाद फॉरेस्ट के अंदर फिगर्स अपीयर हुए। उनमें से कुछ बहुत थिन थे और दूसरे थिक थे। उन सभी ने ब्लैक ट्रेंच कोट्स पहने हुए थे और उनके फेस बहुत फ्लैट थे। उनके पास आंखें, नाक और मुंह नहीं थे। ये फिगर्स या तो क्राउचिंग थे या स्टैंडिंग वीड्स बर्न करने में, वाइन्स कट करने में और क्वाइट नाइट में अननेसेसरी फ्लावर्स रिमूव करने में बिजी थे। अगली सुबह बटलर वॉल्टर यूजुअल उठा और विंडो ओपन की। बाहर का गार्डन मॉर्निंग फॉग में नहाया हुआ था। वहां कुछ ड्यू गैदर हुई थी जो एक फ्रेश सेंट एमिट कर रही थी। कल से बेहतर, वॉल्टर ने स्लाइटली नोट किया और 2 गार्डनर्स को प्रेस किया। वाइब्रेंट सीन ने उसे थोड़ा रेस्टलेस फील कराया, क्योंकि वो बिना किसी अपरेंट रीजन के अपनी वाइफ को मिस करने लगा। इसलिए उसने एस्टेट पेट्रोल करने और हर तरह के अफेयर्स के अरेंजमेंट्स करने के लिए रूम छोड़ दिया। फाइनली उसने डाइनिंग रूम के एंट्रेंस पर वेट किया। ज्यादा देर नहीं हुई थी, उसका एम्प्लॉयर ड्वेन डेंटिस अपने वैलेट एनोनी को 3rd फ्लोर से नीचे ले आया। वॉल्टर बो करने के लिए आगे गया और आज के अरेंजमेंट्स के बारे में बात की, इससे पहले कि वो इसे मेंशन करने का इनिशिएटिव ले। सर, मैं करंट मंथ के अलाउंस से 1 दिन की लीव लेना चाहूंगा। जैसे ही वो बोला, उसने अचानक मिक्स्ड ब्लड सर्वेंट की नेक स्प्लिट ओपन होते हुए देखी, जिसमें एक ब्लैक आई रिवील हुई। वॉल्टर शॉक हो गया और ऑलमोस्ट पीछे की तरफ गिर पड़ा। लेकिन पलक झपकते ही उसने रियलाइज किया कि एनोनी की नेक पर कोई स्ट्रेंज आई नहीं थी। ये पक्का इसलिए होगा क्योंकि मैं कल रात ठीक से सो नहीं पाया और एक स्ट्रेंज ड्रीम देखा, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ और मुझे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। वॉल्टर ने जल्दी से अपने थॉट्स गैदर किए और अपना सर स्लाइटली लोअर किया। अपने दिल में क्लेन ने अपोलोजाइज किया और नोट किया, नो प्रॉब्लम। अपनी फैमिली के साथ एक वंडरफुल डे बिताना। चैप्टर 1080, द लाइन ऑफ थिंकिंग फॉर एक्टिंग। बटलर वॉल्टर को 2nd फ्लोर से जाते हुए देखने के बाद क्लेन डाइनिंग हॉल में एंटर हुआ। उसने चारों तरफ देखा और रियलाइज किया कि सर्वेंट्स पहले से कहीं ज्यादा एनर्जेटिक थे। वो थोड़ा एजिटेटेड भी फील कर रहे थे। इंडीड, लाइफ स्केन ह्यूमंस को भी अफेक्ट करती है, लेकिन ये उतना रिडिकुलस नहीं है। ये काफी नॉर्मल लेवल पर है और अभी भी एक्सेप्टेबल लेवल्स के अंदर है। इस लॉजिक के अकॉर्डिंग सर्वेंट्स की रिप्रोडक्शन एबिलिटीज डेफिनेटली इंक्रीज होंगी। प्रॉब्लम बस ये है कि उनके स्पाउसेस नहीं है, तो ये शो करने का कोई रास्ता नहीं है। क्या मिस्टर बटलर का आज घर लौटना इसका रिजल्ट होगा कि 9-10 महीने बाद उनका एक और बच्चा हो? उनकी वाइफ ऑलमोस्ट 40 साल की हैं। इस उम्र में उनके लिए बच्चे होना थोड़ा डेंजरस है। फॉर्चुनेटली कॉपुलेशन प्रोसेस में लाइफ स्केन के इफेक्ट्स उन पे पास हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैन, मुझे वंडर हो रहा है कि क्या पोटेंशियल इफेक्ट का रिजल्ट कंसीविंग में इंक्रीज होगा। अगर ड्वेन डेंटिस के बोकलून स्ट्रीट में मूव होने से लोगों के बच्चे होने का चांस बढ़ जाता है, तो मेरी रेपुटेशन प्रैक्टिकली डूम हो जाएगी। क्लेन के थॉट्स बिना किसी एंड के ड्रिफ्ट हुए। फाइनली उसने अपने माइंड में कंक्लूड किया, लाइफ स्केन सच में बहुत सिनिस्टर है। फ्यूचर में वो इसे सिर्फ कुछ टाइम के लिए रियल वर्ल्ड में लाएगा और अपनी पूरी कोशिश करेगा कि अपने आसपास के ह्यूमंस को अफेक्ट ना करे। ब्रेकफास्ट के बाद क्लेन अपने वैलेट एनोनी को 1st फ्लोर पर लाया और स्ट्रॉल के लिए प्रिपेयर हुआ। उस मोमेंट पर 2 चैम्बरमेड्स मेन हॉल में क्लीनिंग कर रही थीं। गुड मॉर्निंग सर,
ड्वेन डेंटिस को अप्रोच करते देख दोनों चैम्बरमेट्स इमीडिएटली खड़ी हो गईं, उसके लिए रास्ता बनाया और उसे ग्रीट किया। बेशक अगर वो किसी रिमोट कॉर्नर में होती तो वो आवाज न करने की पूरी कोशिश करती ताकि वो अपने एम्प्लॉयर को डिस्टर्ब न करें। ये कुछ ऐसा था जो उन्होंने बटलर वॉल्टर की टीचिंग से सीखा था। क्लेन ने नोट किया और सिंपल रिस्पॉन्स दिया जैसे ही उसने धीरे धीरे डोर को अप्रोच किया। उस मोमेंट पर दोनों मेट्स ने अचानक एनोनी के सर में एक व्हीट हेड एम्बेडेड देखा। ये गोल्डन पार्टिकल से भरा हुआ था और एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव था। इससे पहले कि वो पास से देख पाती, वैलेट ने सेंस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपना राइट हैंड उठाया और काफी फोर्स यूज करके व्हीट का पीस खींच लिया। दोनों मेट्स ने सरप्राइज और अम्यूजमेंट में एक दूसरे को देखा। उन्होंने इमेजिन किया कि एनोनी की बॉडी पर एक्सीडेंटली कुछ व्हीट लग गया होगा जब वो मिस्टर डेंटिस के साथ मेगुर मैनोर गया था और वो इसे वापस 160 बोकलुंड स्ट्रीट ले आया, जहां वो ऐसी जगहों पर बिखर गया जिन्हें क्लीन करना आसान नहीं था। एग्जाम्पल के लिए उस पिलो के नीचे जिस पर वो कल रात सोया था। अपने सपनों में उसने पिलो को पुश किया होगा और सुबह वॉश करते वक्त और ब्रेकफास्ट के दौरान बिना रियलाइज किए व्हीट का एक पीस अपने बालों में फंसा लिया होगा। हालांकि ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड था और आसानी से अचीव नहीं किया जा सकता था, लेकिन ये अभी भी पॉसिबल था। ऐसा नहीं हो सकता कि एनोनी ने एक सिंगल व्हीट हेड ग्रो किया हो, राइट? दोनों मेड्स ने अपने काम को कंटिन्यू करते हुए खुद से बड़बड़ाया। 160 बोकलुंड स्ट्रीट से निकलने के बाद क्लेन और एनोनी धीरे धीरे विदर हुए इंटिस पैरासोल ट्रीज के नीचे एक दूसरे के पीछे चले, फ्रेश ऑटम एयर में सांस लेते हुए। उसकी तरह कई नेबर्स मॉर्निंग स्ट्रॉल ले रहे थे। बेशक ये बैकलुंड की हाई सोसाइटी के बीच की हैबिट नहीं थी। पिछले साल स्मॉग बहुत सीरियस था और हवा काफी पंजेंट थी। कोई भी अपना टाइम गलियों में वेस्ट करने, ठंडी हवा और ह्यूमिडिटी का सामना करने के लिए विलिंग नहीं था। एक नेबर के तौर पर चूंकि वो एक दूसरे से मिल चुके थे, इसमें कोई डाउट नहीं था कि वो एक दूसरे को ग्रीट करेंगे। जब वो एक दूसरे के पास से गुजरे तो लॉयर्स में से एक ने अपनी आंख के कोने से ड्वेन डेंटिस के वैलेट को देखा। उसने अपना मुंह कवर करने के लिए हाथ उठाया था जैसे कि वो यौन कर रहा हो। जब मिक्स्ड ब्लड यूथ ने अपना राइट हैंड नीचे किया, लॉयर ने अचानक रियलाइज किया कि कुछ अलग था। उसकी नाक कुछ ज्यादा ही ऊंची लग रही है। हाँ, मैं पक्का ऐसे मैटर्स के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँगा जिससे मुझे हैलुसिनेशंस हो रहे हैं। काश मेरी नाक भी थोड़ी ऊंची होती। जैसे ही लॉयर ने इसके बारे में सोचा, उसने अपना हाथ उठाया और अपनी नाक रब की। सेम टाइम पर उसने देखा कि दो वाइल्ड डॉग्स उसके सामने चेस में एंगेज थे और सड़क पर रिप्रोड्यूस करने का अटेम्प्ट कर रहे थे। स्ट्रॉल के बाद क्लेन थर्ड फ्लोर पर एक्टिविटी रूम में लौटा और लाइव स्केन को ग्रे फॉग के ऊपर भेज दिया। इंडीड एक सर्टन इफेक्ट है। बिजारो सॉर्सरर की डाइजेशन का मेन पॉइंट एक्चुअली लोगों को डराने के लिए शॉकिंग सीन्स क्रिएट करना है, साथ ही लोगों को हॉरिफाइड करने के लिए स्ट्रेंज मेथड यूज करना है। ये सच में एक डायरेक्टर जैसा है, लेकिन बस एक हॉरर फ्लिक का डायरेक्टर। हाँ, मुझे उन्हें सच में डराने की जरूरत नहीं है। पीसफुल डेली लाइफ इवेंट्स में टेरिफाइंग सीन्स कंटेन होते हैं, लेकिन सराउंडिंग ह्यूमंस उन्हें बिल्कुल नोटिस नहीं करते। वो केवल ओकेजनली कनेक्शन बनाते हैं, और जब वो इसके बारे में सोचते हैं तो वो सर्टेन पॉसिबिलिटीज से फियर का सेंस फील करते हैं, इस पॉइंट तक कि वो लाइट्स बंद करने की हिम्मत नहीं करते और नाइटमेयर्स देखने लगते हैं। ये भी एक हॉरर फिल्म आर्केटाइप है। जैसे ही क्लेन ने अपनी कंडीशन ऑब्जर्व की, उसने पिछले कुछ महीनों के अपने एक्सपीरियंसेस समराइज किए और फाइनली उन सबको कीवर्ड हॉरर फिल्म डायरेक्टर के साथ सम अप किया। ये समझने के बाद उसके पास पोर्शन को जल्दी डाइजेस्ट करने के लिए कई आइडियाज थे। उसे न सिर्फ एनिमीज से डील करना था, बल्कि उसे अपने एनिमीज को एक हॉरर फिल्म में मेन कैरेक्टर्स या इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रोल्स में टर्न करना था। ये काफी ट्रबलसम होगा। मुझे डेफिनेटली डेमिगॉड लेवल के टारगेट्स को अपना सब कुछ देना होगा। मैं कुछ ट्रिक्स पुल करने में अपना टाइम और एफर्ट वेस्ट करने के मूड में नहीं रहूंगा। खैर, डेमिगॉड टारगेट ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह एक्ट करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं समुद्र में टेलीपोर्ट कर सकता हूँ और पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ लकी पायरेट्स ढूंढ सकता हूँ, कुछ हॉरर स्टोरीज क्रिएट करते हुए। सही है, चूंकि मैं डायरेक्टर हूँ, मुझे अपने वर्क स्प्रेड करने होंगे। ऐसा लगता है कि मुझे हर बार कुछ एक्टर्स को सक्सेसफुली एस्केप करने देना होगा और जो नाइटमेयर उन्होंने एक्सपीरियंस किया है उसे स्प्रेड करना होगा, समुद्र में एक कॉरेस्पॉन्डिंग मिथ क्रिएट करते हुए। मैं उन्हें क्रीपिंग हंगर को फीड नहीं कर सकता। जैसे ही उसने अपना प्लान फॉर्म किया, क्लेन को अचानक एक सवाल का ख्याल आया। नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट और समुद्र के लोगों के हॉरिफाइंग लेजेंड्स में उनमें से कितने डेलिबरेटली बिजारो सॉर्सरर्स द्वारा क्रिएट किए गए थे? कुछ तो होने चाहिए। साय, अगर अमोन बिजारो सॉर्सरर के रूप में एक्ट करता तो वो प्रोबेबली 1 महीने से कम में पोषण डाइजेस्ट कर पाता। उसका टैलेंट इस एस्पेक्ट में एस्टाउंडिंग है और वो कॉन्सिक्वेंसेस कंसीडर नहीं करता।
सच में हॉरर मूवी फिल्म करने के लिए पायरेट्स को ढूंढते वक्त मैं दूसरे डेमिगॉड्स को डराने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ। मुझे उनसे डेथ तक फाइट करने की जरूरत नहीं है। एक बार मेरा गोल अकम्प्लिश हो जाए, मैं एस्केप कर सकता हूँ। इस थॉट को माइंड में रखते हुए क्लेन सपोर्टिंग रोल के लिए एक प्लान के साथ आया। इसलिए उसने केयरफुली अपने टारगेट्स कंसीडर किए। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं एंजल या उससे हायर को ढूंढ सकूं। वो जिनसे मैं फैमिलियर नहीं हूं, वो मुझे ऑन द स्पॉट हॉरर मूवी का लीडिंग कैरेक्टर बना देंगे। वो जो मुझसे फैमिलियर हैं, वो अच्छे से अवेयर हैं कि मैं एक बिजारो सॉर्सरर हूं, तो उन्हें डराने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे बहुत से सेंट्स हैं जिनके वेयरअबाउट्स के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। आर्क बिशप्स को डराना इजीली अननेसेसरी चेन रिएक्शंस कॉज करेगा, जिससे वर्ल्ड सिचुएशन और भी ज्यादा टेंस हो जाएगी और वॉर प्रीमैच्योरली इरप्ट हो जाएगी। वो सारी पॉसिबिलिटीज एलिमिनेट करने के बाद मोस्ट सुटेबल टारगेट न्यूमिनस एपिस्कोपेट के आर्टिफिशियल डेथ फैक्शन का डेमिगॉड पैट्रिक ब्रायन है। साथ ही वेलोसेप्टिन की फेट काउंसिल के काउंसिलर्स भी। साथ ही एक नेम लिस्ट क्रिएट करने के बाद क्लेन ने अगले 2 दिनों में डॉक्टर एप्रोन सेरेस को विजिट करने के लिए कुछ टाइम निकालने का डिसाइड किया। वो एक सर्टेन बेबी के लिए कुछ आइसक्रीम लाना चाहता था, ताकि पूछ सके कि काउंसलर्स रिसेंटली कहाँ देखे गए थे। अगर वो किसी और के सबऑर्डिनेट्स को डराना चाहता था, तो उसे प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना था। अपने थॉट्स ऑर्गेनाइज करने के बाद क्लेन अच्छे मूड में था। वो दोबारा बाहर गया और सेंट सैमुअल कैथेड्रल प्रे करने और डोनेट करने गया, लोएन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन की तरफ हेड करने से पहले, जहां वो दोपहर तक रहा। दोपहर में उसने कुछ बिजनेसमैन और प्रोफेशनल लॉयर्स और अकाउंटेंट्स को देखा जो इन्वेस्टमेंट्स की तलाश में थे, एक नॉर्मल टाइकून की तरह बिहेव करते हुए। पेट भरने के बाद वो बालकनी वाले हाफ ओपन रूम में लौटा। जैसे ही वो कंसीडर कर रहा था कि क्या कल सीधे डॉक्टर एप्रॉन सेरेस के घर विजिट करे या उनकी फैमिली को स्ट्रेंजो रेस्टोरेंट में अच्छे डिनर के लिए इनवाइट करे, जो एक्सीलेंट आइसक्रीम सर्व करता था, उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन ट्रिगर हुई। उसने अपना सर घुमाया और बिना किसी सरप्राइज के मिस मैसेंजर को वॉइड से बाहर वॉक करते हुए देखा, 4 ब्लॉन्ड रेड आइड हेड्स के साथ। एक सर ने लेटर बाइट किया हुआ था। किसने भेजा? क्लेन ने हैबिचुअली और एक्सपेक्टेंटली पूछा। चूंकि उसे अभी तक लेटर रिसीव नहीं हुआ था, रैनेट टेनेकर केवल 3 हेड्स के साथ आंसर कर सकी। किंग ऑफ इडियट्स, पैट्रिक ब्रायन। ये निकनेम इवॉल्व भी हो गया है। क्लेन ने हाथ बढ़ाया और लेटर ले लिया। जब उसने इसे खोला, उसने रियलाइज किया कि ये इंडीड आर्टिफिशियल डेथ फैक्शन के डेमिगॉड से था। उसने लेटर पर लिखा, मैंने पहले ही स्पेशल रिचुअल प्रिपेयर कर लिया है, जो मेरे टीचर हेटर को और रिकवर करने में हेल्प करेगा। योर एक्सीलेंसी, मैं आपकी परमिशन मिलने पर इसे कल मिडनाइट होल्ड करूंगा। वो रिचुअल जो एंजल हेटर की तरफ पॉइंट करता है। पैट्रिक की न्यूमिनस एपिस्कोपेट के आर्टिफिशियल डेथ फैक्शन की टेस्टिंग को अवॉइड करने का कोई रास्ता नहीं है। इसे पेपर एंजल यूज करके इंटरफेयर किया जा सकता है। बिल्कुल सही समय पर अपनी कलाई के एक फ्लिक के साथ केन ने लेटर बर्न कर दिया। उसके बाद उसने एक पेपर निकाला और आंसर लिखा, यस यू मे, यू मस्ट बी केयरफुल। हाँ, तुम कर सकते हो। तुम्हें केयरफुल रहना होगा। शांत रात में मिडनाइट के करीब सेंट जॉर्ज बरो में एक अनइनहैबिटेड क्लॉथ्स फैक्ट्री में एक ओपन एरिया था जिसे क्लियर किया गया था। वहां करीब 10 ब्लैक रोब्ड फिगर्स खड़े थे। उनके बीच में एक डीप ब्लैक कॉफिन था जो काफी हैवी लग रहा था। कॉफिन के चारों ओर मड स्टेन्स के साथ कई गोल्डन ऑर्नामेंट्स थे। वहां पेल वाइट फ्लेम्स के साथ फ्लिकर करती हुई कई कैंडल्स थीं, साथ ही एक के बाद एक स्कल। हिडियस व्हाइट स्कल्स ह्यूमंस के थे, बाकी एनिमल्स के। कुछ एक्सट्रीमली स्ट्रेंज थे और उनका लुक डिफॉर्म था। उनकी ओरिजिनल अपीयरेंस इमेजिन करना मुश्किल था। स्कल्स सामने सबसे ऊपर पाइल किए गए थे, जहां पैट्रिक ब्रायन खड़ा था। उसने भी ब्लैक रोब में चेंज किया हुआ था, लेकिन उसने अपना हुड ऊपर नहीं खींचा था, एक डीप आउटलाइन रिवील करते हुए। उसके ब्लैक बाल, ब्राउन आंखें और एक रैदर लॉन्ग फेस था। इस डेमिगॉड ने कुछ नहीं किया था, लेकिन उसकी सराउंडिंग्स एक्सट्रीमली कोल्ड टर्न हो गई थीं, मानो काउंटलेस इनविजिबल क्रिएचर सेलिब्रेट कर रहे हों। जैसे ही पैट्रिक ब्रायन ने अपना राइट हैंड उठाया, हुडेड बिलीवर्स ऊपर कूदे और थोड़ा ट्विच हुए। ये एक क्रेजी और रिदमिक डांस था। ये एक स्पिरिट डांस था, एक रिचुअल जो डेथ को पसंद था। डांसर्स की स्पिरिचुअलिटी जितनी स्ट्रॉन्गर होती, इफेक्ट्स उतने ही बेहतर होते। जैसे जैसे डांस और इंटेंस हुआ, कॉफिन से एक ठंडी और फॉर्मलेस हवा बाहर चली। पैट्रिक ब्रायन ने अपना सर नीचे किया और एक ऐसी लैंग्वेज में रिसाइट किया जो अंडरवर्ल्ड से आती हुई लग रही थी। द किंग फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ हेल, हेल की गहराइयों से किंग, एन एंजल प्लेइंग द म्यूजिक ऑफ डेथ, डेथ का म्यूजिक प्ले करने वाला एक एंजल, द रूलर अबव रिवर स्टिक्स, रिवर स्टाइक्स के ऊपर रूलर। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
सच में आपने अपना वक्त दिया, वीडियो देखी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आज का वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका ये प्यार और सपोर्ट ही मेरी असली ताकत है। अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू ऑल।